बिहारी होना श्राप होता है क्या? 1990 में हम सभी को पता है कि लालू पहली बार मुख्यमंत्री बने। कि आखिर हुआ क्या इस पीरियड पे, क्योंकि इस पीरियड की बहुत बात होती है, बहुत सिंपलिस्टिक वे में कह दिया जाता है कि जंगल राज का पीरियड था। और पुटकन शुक्ला पॉइंट ब्लैक पे 3 गोली जी कृष्णैया को वहीं पे मार देते हैं और जी कृष्णैया की हत्या हो जाती है। मतलब लालू राज में एक डीएम कहते। रोहिणी आचार्य की शादी हुई 2002 में और रोहिणी आचार्य की जो हस्बैंड है वो बिहार में एक गांव से आते हैं और उस दूल्हे के गांव में रातों रात सड़क पहुंच गई, रातों रात वहां बिजली के तार पहुंच गए, टेलीफोन लाइन पहुंच गई। गाड़ी वाले ने कहा भाई 5 गाड़ी हम ही दे देते हैं आपको, तो बोला 5 गाड़ी से नहीं होगा, 10 गाड़ी और उठा ली। यादव से यादव जी तक पहुंचा दिया। क्या आप एक जाति के मुख्यमंत्री थे? हो सकता है कि आपने कुछ परिवारों को अपने आसपास के समृद्ध कर दिया हो। साधु यादव हो सकता है साधु यादव जी बन गए, सुभाष यादव बन गए, सुरेंद्र यादव बन गए, पप्पू यादव बन गए। 900 करोड़ का चारा खाया किसने का? सिवान और शहाबुद्दीन मतलब एक दूसरे का पर्याय कह गए। शहाबुद्दीन नहीं है अब। 90 के दशक में अगर आप देखेंगे तो सिवान में शहाबुद्दीन वहां का राजा था, लिटरल राजा। वो ज्यादा व्यक्तिगत हो गया, पावर में रहना इंपॉर्टेंट हो गया। तो अरविंद केजरीवाल को अपना चंपई सोरेन नहीं मिल रहे। उन्होंने तो भाई मुख्यमंत्री भी छीन लिया मनीष सिसोदिया से। राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कभी भी नहीं लेंगे। कभी शहजादे कह देंगे, कभी बालक बुद्धि कह देंगे, कभी युवराज कह देंगे। शहजादा तो अच्छा शब्द है और युवराज भी अच्छा शब्द है। हाँ। बात होगी तो यूपी बिहार का तो कोई भगवान ही मानता है, लॉ एंड ऑर्डर का। अभी वो नहीं होता है। अभी बोलते यूपी में तो भाई बाबा बतौर नेता दिखता है कि दिल्ली तक का सफर तय होगा भविष्य में। बहुत आगे की बात है, बट वो एक बहुत अच्छे नेता बनकर उभरे हैं और बहुत कम टाइम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर एक बेहद ही विशेष पॉडकास्ट में। एक ऐसी शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है, क्योंकि बिहार केंद्र की राजनीति में इस वक्त सबसे अहम है। वो चाहे नीतीश कुमार के नज़रिए से देख लीजिए या फिर बीजेपी के नज़रिए से। दूसरी तरफ एक किताब आई है ब्रोकन प्रोमिसेस, और किताब लिखने वाले मृत्युंजय शर्मा जी बीजेपी नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही, ब्रोकन प्रोमिसेस जो किताब आई है दर्शकों को बता दूं कि बेस्ट सेलर में है और हिंदी वर्जन बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये बताइए कि किसने प्रोमिसेस तोड़ दिए? प्रोमिसेस मेरे ख्याल से जो विशेषकर जिस पीरियड पर यह किताब लिखी गई है वो 1.5 दशक है, 1990 से 2005 के। और 1990 में हम सभी को पता है कि लालू पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनका मुख्यमंत्री बनना एक बहुत ही ऐसा स्टेज था जहां पे लोगों को बहुत आस थी उनसे। और जिस प्रकार की उन्होंने राजनीति की थी, जिस प्रकार के बैकग्राउंड से वो आते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बोलना शुरू किया, जिस प्रकार से लोगों की आवाज़ उठाई और पिछड़ों के एक नेता के रूप में उभरे, तो लोगों की एक बहुत आस बंधी कि लालू अगर अब मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ बहुत अच्छा होगा इस राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए, और खासकर उस वर्ग के लिए जो उस वक्त तक बहुत मार्जिनलाइज्ड रहा था। जैसे जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, जिनको अपना हिस्सा शायद नहीं मिल पाया था, जिनको अपना हक नहीं मिल पाया था, तो उनमें एक आस बंधी कि ये अब एक ऐसा नेता आया है जो हमारी बात करेगा, हमें आगे ले जाएगा और पूरे राज्य को ही आगे ले जाएगा। तो उन वादों की ही बात कर रहे हैं। और 2005 आते आते ये दिखने लगा कि वो वादे न सिर्फ धरे के धरे रह गए, बल्कि समझ लीजिए एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हो गया। जो शायद वादे किए गए थे उसका उल्टा आप लिख लीजिए और शायद वही सब चरितार्थ हो चुका था 2005 तक। तो यही सब किताब में ये भी है। किताब में बेसिकली एनालिसिस है कि आखिर हुआ क्या इस पीरियड पे, क्योंकि इस पीरियड की बहुत बात होती है, बहुत सिंपलिस्टिक वे में कह दिया जाता है कि जंगल राज का पीरियड था, कुछ लोग बोल देते हैं सामाजिक क्रांति का पीरियड था। तो बहुत चर्चाएं हुई हैं इस पीरियड पर, लेकिन बहुत डेप्थ में समझने की हमने कोशिश नहीं की है कि क्या सोशल चेंजेस हुए, क्यों हुआ जो हुआ, बिहार ने कुछ खोया, क्या पाया, क्या पॉलिटिकली लालू इतने सालों तक सर्वाइव कैसे कर पाएगा जंगल राज था तो,
राइट। जो इतने सारे बाहुबली निकल के आए, इसी पीरियड में कैसे निकल के आए, इतने जातीय नरसंहार हुए क्यों हुए इस पीरियड में। तो इस प्रकार से एक तरह से सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस उस पीरियड का और एक बहुत निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश की गई है कि पीरियड में आखिर हुआ क्या। बिल्कुल, सवाल कई किताब के अंदर से होंगे, लेकिन उसकी शुरुआत मैं यहीं से करूँगा। बिहारी होना श्राप होता है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है शायद पूछा जाना चाहिए उन लोगों से या उन तबकों से जिन राज्यों में जब बिहारी काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, किसी भी तरह से पलायन करके जाते हैं, और जिस प्रकार का एक डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी, पहले भी और भी ज़्यादा होता था, थोड़ा शायद कम हुआ होगा, लेकिन आज भी होता है। तो वहाँ पूछा जाना चाहिए सवाल बहुत ज़्यादा, और वो दिखेगा आपको हर जगह। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कश्मीर की, और एक व्यक्ति ऐसे एक मज़दूर को रोक के उसे ऐसे इस तरीके से बोल रहा था कि ये बिहारी कहीं भी आ जाते हैं, सब हमारा सब कुछ लेके चले जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। और वो देखकर इतना दुख होता है कि एक व्यक्ति जो अपना गांव घर छोड़ के कहीं 8,000 रुपये 10,000 रुपये की नौकरी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, उसे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती है और फिर भी वो वहाँ रहता है। सोचिए व्यक्ति कितना मजबूर होगा। लेकिन ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए नज़रिया क्यों नहीं बदला? क्योंकि बिहार समृद्धि वाला प्रदेश रहा, बिहार में बहुत संभावनाएं रहीं। कर्पूरी ठाकुर वहाँ से आते हैं, चाणक्य की कर्मभूमि रही, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मतलब हर दौर में एक से बढ़कर एक नेता जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। लेकिन बिहारियों की किस्मत क्यों नहीं बदल पाए? बड़े नेताओं के आने से किसी प्रदेश या किसी जगह की तस्वीर बदल जाए ज़रूरी नहीं है। कई बार कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन वो सही प्रकार के स्टेट्समैन शायद नहीं होते। तो बड़ा नेता होना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और बिहार एक समृद्ध प्रदेश रहा है, लेकिन बहुत पास्ट में, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आप इधर रीसेंट पास्ट में जाएंगे तो कभी भी नहीं रहा है, वो भी नहीं रहा है। और मैं मानता हूँ वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन की शुरुआत वहाँ से हुई। आज़ादी की लड़ाई में एक तरह से बहुत सारे वहाँ से चंपारण से सबसे पहला सत्याग्रह शुरू हुआ गांधी जी का। वहाँ से राजेंद्र प्रसाद निकल के आए हमारे प्रथम राष्ट्रपति, तो कर्पूरी ठाकुर जी निकल के आए, बहुत सारे लोग, आप लालू जी के, नीतीश जी की, रामविलास पासवान, कितने लोग, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, बात ही करते रह जाएंगे नेता। लेकिन अगर सिर्फ नेताओं के होने से कोई प्रदेश सुधर जाता तो मेरे ख्याल से ज़रूर सुधर चुका होता बिहार। लेकिन और ये विडंबना है कि कई केस में जो अभी कुव्यवस्था है या पिछड़ापन है बिहार का, उसके जिम्मेदार ये नेता भी हैं। वो नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। नेता हैं तो मैं वही समझना चाहूँगा कि जंगल राज का मतलब फिर क्या है? क्योंकि जंगल राज की वजह से ही ये हाल जो है आज दिख रहा है। ये जंगल राज जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं बार बार, किताब में भी, हर जगह इंटरव्यूज़ में भी, जंगल राज क्या है, इसका मतलब समझिए। उस पूरे पीरियड को अक्सर मीडिया ने, एक वर्ग ने जंगल राज का है, मैंने उस वर्ड को यूज़ नहीं किया है बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि मैं उसको निष्पक्षता से पहले देखना और पढ़ना चाहता था। जंगल राज का मतलब यही है कि जंगल में क्या होता है, कोई नियम नहीं होते हैं। जंगल में कोई नियम नहीं होते, जो जितना शक्तिशाली है वो दूसरे को मारकर खाएगा। सिंपल से जंगल का नियम है। कोई वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं होता है। बिहार में जो स्थिति थी 1990 से 2005 में, उसे जंगल राज इसीलिए कहा गया क्योंकि अब देखेंगे स्टेट वर्चुअली एब्सेंट था उसमें। जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एब्सेंट थी करीब करीब। लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस जो थी सिर्फ वर्दी भर थी, वो बस स्टेट के मतलब डायरेक्शन पे जो भी लालू कहेंगे वो कर देगी। बाकी सब तो किसी थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। शायद 100 में से 2 एफआईआर लिखे जाएं, वो बहुत कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो तो एफआईआर लिख दिया गया, उस पर भी कोई अनुसंधान होकर कोई उसका रिजल्ट आउटकम नहीं निकलने वाला है, किसी को सजा नहीं होने वाली है। तो इसलिए उसे जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि बस वहाँ पे वही था, जो जितना शक्तिशाली हो सर्वाइव करे और शक्तिशाली नहीं हट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी ना जिसकी वजह से ये छवि बनी। बहुत हुई है। पूरे आप जब किताब पढ़ेंगे और 1990 से 2005 का दौर देखेंगे तो कुछ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं बिहार में जो किसी भी अन्य प्रदेश या किसी भी अन्य कालखंड में अनइमेजिनेबल है। कुछ आप बताना चाहें, कुछ ऐसी घटनाएं? आप देख लीजिए, आप शुरू कीजिए 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो जाती है पीट पीट कर भीड़ के द्वारा। ये संभव ही नहीं है कहीं और। जी कृष्णैया एक आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, 35 वर्ष की उम्र थी उनकी, दलित परिवार से आते थे, बहुत, उनके पिता एक मजदूर थे, तो एक बहुत एस्पिरेशनल स्टोरी थी उनकी। जी कृष्णैया, जिस दिन की ये घटना है,
उस दिन हाजीपुर से अपने गोपालगंज वापस जा रहे थे, बीच में मुजफ्फरपुर से क्रॉस कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में पिछले दिन क्या हुआ था, एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसका नाम था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला एक गैंगस्टर बाहुबली थे। छोटन शुक्ला की हत्या जस्ट पिछले दिन कहा जाता है कि लालू सरकार में एक मंत्री बृज बिहारी प्रसाद है, उनके इशारे पर हुई थी। तो छोटन शुक्ला एक बहुत बड़े बाहुबली और एक अगड़ी जाति से आते थे, भूमिहार जाति से। तो अगले दिन उनका पार्थिव शरीर लेके पूरा एक प्रोसेशन जा रहा था और उस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे आनंद मोहन, उनको आप जानते हैं अच्छे से, उनकी पत्नी लवली आनंद, और छोटन शुक्ला के 2 छोटे भाई थे, भुटकन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, उनको भी आप अच्छे से जानते हैं। तो ये उस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे और 5000 की ये प्रोसेशन थी और जा रही थी, और भीड़ में सबने देखा कि एक गाड़ी जा रही है जिसपे लाल बत्ती लगी हुई है। लाल बत्ती गाड़ी का मतलब है कि सरकारी गाड़ी है। और जो मर्डर हुई थी छोटन शुक्ला की, उसमें लोगों में ये चर्चा चली थी आम कि बृज बिहारी प्रसाद ने हत्या करवाई है और इसमें डीएम एसपी की भी मिली भगत है, उसकी मिली भगत के बिना ये हत्या नहीं हो सकती थी। तो लोगों में एक आक्रोश था। तो जैसे ही लोगों ने वो गाड़ी जाते हुए देखी लाल बत्ती की, उस पर पत्थर मारना चालू किया। सबको लगा कि मुजफ्फरपुर के डीएम की गाड़ी है। तो जी कृष्णैया गाड़ी रोककर बाहर निकलते हैं और सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं मुजफ्फरपुर का डीएम नहीं हूं, तो मैं तो गोपालगंज का हूं, तो मैं पार हो रहा हूं इधर से। लेकिन भीड़ में कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो वहां पे लोग पीट पीट कर उनको अधमरा कर देते हैं। और अंत में आनंद मोहन, और ये कोर्ट में एफिडेविट में दाखिल है कि आनंद मोहन उस वक्त पे बोलते हैं, जो भुटकन शुक्ला है, छोटन शुक्ला का भाई, उसको कि भुटकन देख क्या रहे हो, ले लो अपना बदला। और भुटकन शुक्ला पॉइंट ब्लैक पे 3 गोली जी कृष्णैया को वहीं पे मार देते हैं और जी कृष्णैया की हत्या हो जाती है। मतलब लालू राज में एक डीएम की हत्या। तो किसी भी कालखंड में आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कहीं डीएम, और सरेआम, ऐसा भी नहीं है कि छुप के किसी ने गोली मार दी। 5000 की भीड़ में सरेआम पीट पीट कर और गोली मारकर एक डीएम की हत्या कर दी जाती है। इसे आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 1990 से 1995 तक आम लोगों की हत्या, किडनैपिंग तो बहुत नॉर्मल बात है। इन 5 वर्षों में डेटा है कि 2 दर्जन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स की या तो हत्या हुई या अपहरण हुआ बिहार में। तो जहां बीडीओ सेफ नहीं है, जहां पुलिस ऑफिसर सेफ नहीं है। एमएलएस की हत्या, हेमंत शाही की हत्या बीडीओ ऑफिस में घुस के हो गई, वहीं पे गोली मार दी गई उन्हें, एक सिटिंग एमएलए की। तो ऐसे कितने इंस्टेंसेस हैं जिसका अंत नहीं है। कोई भी प्रकार का क्राइम मेरे ख्याल से बिहार के उस दौर के लिए अनथिंकेबल नहीं है। अच्छा, कोई भी बड़ा नहीं है। ये तो क्राइम की बात थी। उस दौर में ये भी जिक्र होता है रोहिणी आचार्य की शादी का। वो एक कहानी बड़ी चर्चा में रहती है कि शोरूम ही पूरा खाली करवा लिया गया था। वो भी उसी दौर में? हाँ, 2002 में रोहिणी आचार्य की शादी हुई 2002 में। और रोहिणी आचार्य की जो हस्बैंड है वो बिहार में एक गांव से आते हैं और उस दूल्हे के गांव में रातों रात सड़क पहुंच गई, रातों रात वहाँ बिजली के तार पहुंच गए, टेलीफोन लाइन पहुंच गई, और उस बिजली के तार पहुंचाने में 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉस हुआ। ये उस समय का एस्टिमेट है। और उस शादी के लिए पटना में एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया, जो बॉम्बे में ताजमहल पैलेस होटल है उसकी आकार का। और उस पंडाल में फिर रखने के लिए कहा गया कि अब इस पंडाल में रखने के लिए सोफा सेट चाहिए। तो साधु और सुभाष यादव, राबड़ी देवी के जो भाई दोनों, वो दोनों फर्नीचर शोरूम्स गए, वहाँ से 100 सोफा सेट उठा के लेके आ गए। फिर उन्होंने कहा बारातियों को लाने ले जाने के लिए भी तो गाड़ियाँ चाहिए, तो गाड़ियों के शोरूम चले गए। वहाँ से गाड़ी वाले ने कहा भाई 5 गाड़ी हम ही दे देते हैं आपको। तो बोला 5 गाड़ी से नहीं होगा, 10 गाड़ी और उठा ली। वहाँ से गाड़ियाँ सारी ले ली बारातियों को लाने ले जाने के लिए। फिर चले गए ज्वेलर्स के पास, बोले ज्वेलरी कौन देगा, वहाँ से जेवर उठा लिए। पूरे आयोजन में 300 एसटीएफ के कमांडोज लगे रहे वहाँ के सिक्योरिटी में। शादी के कार्ड बांटने में जितने स्टेट के ऑफिसर्स थे, डीएम और एसपी, शादी के कार्ड उन्होंने बांटे रोहिणी आचार्य के, है ना। और उस पूरी शादी में आप देखेंगे, और सबसे बड़ी आयरनी है कि जो रोहिणी आचार्य के ससुर, होने वाले ससुर थे, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे। तो ये पूरे पटना में, और इस चीज़ को तो पूरे पटना का हर एक व्यक्ति जानता है। बस एक ही व्यक्ति उसमें एक ही तरह के लोग बच गए थे उस पूरे शादी में, वो थे फूल वाले, क्योंकि फूल आया था बैंकॉक और सिंगापुर से। अच्छा, तो वो बच गए थे। वहाँ पैसा देना पड़ा? नहीं, वो बच गए। पटना के फूल वाले बेचारे सांस ले रहे थे कि हम तो कम से कम बच गए। लेकिन मैं और आप लगातार रोहिणी आचार्य कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य बोलना चाहिए। हाँ,
डॉक्टर रोहिणी आचार्य हैं वो, उन्होंने डॉक्टरी अपनी करी। पहले उनका एडमिशन हुआ जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में, और उसमें एडमिशन ऐसे हुआ कि कोई मुख्यमंत्री की बेटी है तो कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो MGM मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे जो टाटा स्टील है उसके एम्प्लॉयज़ का कोटा हुआ करता था, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कोटे से बच्चे पढ़ सकते हैं, तो उस कोटे में एडमिशन करा दिया गया, जबकि लालू राबड़ी कोई टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ तो थे नहीं जमशेदपुर। वहाँ पे एडमिशन पहले कराया गया, फिर वहाँ से बोला गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो इनको पटना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पटना मेडिकल कॉलेज वहाँ शिफ्ट किया गया, है ना। फिर पटना मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डॉक्टरी की, और ये तो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, उसके पहले सेम चीज़ मीसा भारती के साथ हो चुका था। और मीसा भारती, रोहिणी आचार्य तो मुझे पता नहीं उन्होंने टॉप किया कि नहीं, मीसा भारती ने तो प्रॉपर टॉप किया, पूरा MBBS टॉप किया उन्होंने। शी वॉज द टॉपर ऑफ हर बैच। जब उनकी माँ मुख्यमंत्री थी तो परिवार में 2 डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने कभी जिंदगी में अपना आला नहीं उठाया। तो परिवार में स्वास्थ्य मंत्री भी तो है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बिल्कुल। तो यही जंगल राज की परिभाषा ऐसी ही। बहुत कुछ, आप किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ क्राइम्स पे ही नहीं जा रहा हूँ, आप स्टेट की इकोनॉमी को उठा लें, आप क्राइम्स तो उठा ही लिए जो नॉर्मल क्राइम्स हैं, आप जातीय हिंसा देखिए, इस पीरियड के दौरान करीब करीब 60 नरसंहार हुए। मैं नॉर्मल मर्डर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, नरसंहार जिसमें गांव के गांव साफ हो गए और करीब 600 लोग उसमें उनकी हत्या की गई। ये जातीय हिंसा का दौर चला। इंडस्ट्रीज ऐसे ऐसे बन के उभरी जिसमें अपहरण एक पूरा उद्योग बन गया, जो एग्ज़ाम का पर्चा लीक वाला पूरा एक उद्योग बन गया, है ना। रॉबरी, चाहे रोड रॉबरी हो, ट्रेन रॉबरी हो, अपने आप में पूरा उद्योग बन गया। जितने भी बाहुबली थे पूरे सरकार में और MLAs थे, उनका एक वर्चस्व होता था अपने पूरे क्षेत्र में, और ऐसा वर्चस्व होता था कि उसमें सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करती थी, कि अगर सिवान है तो शहाबुद्दीन ही देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जो DMSP भी है वो है, लेकिन वो शहाबुद्दीन जो बोलेंगे वो करेंगे, उनके सपोर्ट के लिए। तो राज तो उन्हीं का चलेगा। मतलब जिस दौर में देश के अलग अलग राज्यों में टाटा, बिरला, बाटा की फैक्ट्रियां लग रही थी, उस दौर में बिहार में मर्डर, लूट, इनकी फैक्ट्रियां बन रही थी। बिल्कुल बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी। और यही होता है जब किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह पे आप अगर एवेन्यूज़ नहीं देंगे युवाओं को, वहाँ के लोगों को, उनकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने के लिए। जो पढ़ा लिखा युवा है या जो सक्षम युवा है, अगर उसको आप कुछ करने को नहीं दे रहे, अगर उसको आप इंगेज नहीं कर रहे, एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो दूसरा तरीका निकालेगा ही। और दूसरे तरीकों में ज़्यादातर तरीका तो गलत ही निकल के आएगा। तो गलत तरीकों में ये होता गया। और दूसरा, उन गलत तरीकों को स्टेट जनरली रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे तो स्टेट उसमें भागीदार थी। हर क्राइम का प्रोसीड, कोई भी आप क्राइम ले लेंगे बिहार में उस एरा में, वो सारे क्राइम्स फाइनली जाके जुड़ते थे CM हाउस से। तो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, उद्योग, इस प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं था जिसके तार सीधे सीधे एकदम टॉप से ना जुड़ते हो। तो जब स्टेट का ही शय है तो क्या हालत होगी राज्य की। लेकिन RJD वाले तो कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जी ने पिछड़ी जातियों को कम से कम बगल में बैठने लायक बनाया, खासकर यादवों को यादव से यादव जी तक पहुंचा दिया। तो उन्होंने तो जातियों के लिए काम किया, कि जो दबी कुचली थी उनके लिए काम किया। बिल्कुल ये आर्गुमेंट है लेकिन हमें आर्गुमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा क्रिटिसाइज करके देखना पड़ेगा। किसको मैंने आवाज़ दी? आप कहते हैं मैंने दलितों को आवाज़ दी। आप दलितों की हालत उठा के देख लीजिए 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था। और अभी 2023 में सर्वे हुआ बिहार में, जब जातीय सर्वे हुई तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आया। आप फिर से देख लीजिए, आप देख लीजिए अगर कोई अंतर आया है तो विज़ावी जो बड़ी जातियां हैं वही स्तर है। बड़ी जातियों का भी स्तर बढ़ा, उनका भी स्तर बढ़ा, लेकिन वो डिफरेंस जो कम हुआ क्या? नहीं। आप बोलते हैं कि पिछड़ी जातियों को हमने आवाज़ दी। पिछड़ी जातियों में अब सारी जातियों को फिर से देख लीजिए। अभी 2023 का सर्वे है, अगर आप पिछड़ी जातियों में भी सिर्फ बोलते हैं कि ठीक है कम से कम एक जाति उठाते हैं यादव्स और उनकी प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, अभी जो 2023 का सर्वे है उसमें भी कहा जा रहा है कि यादव्स अभी भी सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो इतनी आवाज़ देने के बाद भी बैकवर्ड कैसे हो सकते हैं? दूसरा, आप जब पिछड़ी जातियों या दलितों की बात करते हैं तो उसमें एक या दो जाति नहीं आ सकती ना। पिछड़ी जातियों में 100 जातियां हैं, 100 जातियां हैं। बाकी जातियों का क्या हुआ? उनको कौन आवाज देगा? क्या आप एक जाति के मुख्यमंत्री थे?
हो सकता है कि आपने कुछ परिवारों को अपने आसपास के समृद्ध कर दिया हो। साधु यादव हो सकता है साधु यादव जी बन गए, सुभाष यादव बन गए, सुरेंद्र यादव बन गए, पप्पू यादव बन गए, ये सब बन गए। मैं मानता हूँ 100, 500, 1000, 10,000 लोग को आपने फायदा पहुंचाया होगा। बाकियों का क्या हुआ? आप ही के जाति के उन लाखों लोग जो अभी भी, जो आर्थिक स्थिति जिनकी अभी भी पिछड़े की है, वो क्यों है? तो उस ये आवाज वाली जो पूरी आर्गुमेंट है, मुझे लगता है, और आप आज उन्हीं से पूछिए ना, खाने के लिए, नौकरी के लिए आवाज लेंगे क्या वो? बिल्कुल। मतलब तो ये जो बताने की कोशिश की जाती है केवल भरमाने की कोशिश नहीं, जो ये आर्गुमेंट है इसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है ये मैं बता रहा हूं। आवाज भी जरूरी है, ये बिल्कुल नहीं कहते कि आवाज नहीं जरूरी है, लेकिन जब आप आवाज दे रहे हैं तो ऐसा कुछ जरूरी है क्या कि आवाज दे रहे हैं तो रोटी नहीं देंगे? ऐसा कोई बाइनरी तो है नहीं कि या तो आवाज ले लो या डेवलपमेंट ले लो। आवाज भी देते, डेवलपमेंट भी देते, तब बात। सड़क भी बनवाते, बिजली भी देते, रोजगार भी देते, फैक्ट्रीज भी लगने देते, लॉ एंड ऑर्डर पे भी कंट्रोल रखते, एक लोकतांत्रिक तरीके से आवाज देते, उनको इन्वॉल्व करते पूरे प्रोसेस में। ये तरीका नहीं आवाज देने का कि बस हमने दूसरे सेक्शन को गाली दी, अगड़ी जातियों को, तो उन्होंने रिटेलिएट किया तो हमने इनका बचाव किया। तो आपस में अगर आप दो गुटों को, दो जातियों को, दो वर्गों को सिर्फ अगर आप बांट रहे हैं तो उसे आवाज देना नहीं कहते। आवाज देना तब कहते हैं जब आप साथ में प्यार से बिठाने के लिए मजबूर कर दो कि इंक्लूड हो गया है। आपने भी बेरोजगारी की बात की, तो सवाल यहाँ पर यह होता है, बिहार बेरोजगारी और फिर ट्रेन की मारामारी, ये बदल क्यों नहीं रहा है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत पॉपुलेशन हैवी है, पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखेंगे अभी तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है खेती पे। इंडस्ट्रीज एकदम नहीं है, नहीं मतलब एकदम नहीं है। जो शुरू के 10 वर्षों में लगे होंगे इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज उस समय, उन कारखानों को छोड़कर आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। सर्विसेज सेक्टर तो है ही नहीं, आईटी सेक्टर है ही नहीं। तो इतना ज़्यादा जो डिपेंडेंस है खेती पे, खेत के साइज बहुत छोटे हो गए, तो बहुत अब इकोनॉमिकल है नहीं खेती करना। देश में ज़्यादातर जगहों पे नहीं है, बिहार में और भी ज़्यादा नहीं है। ठीक। तो इकोनॉमिक ये रीज़न है। पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रोज़गार है नहीं। अब रोज़गार है नहीं तो जो युवा हैं, जो वैसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, तो करेंगे क्या? वो बेचारे काम की तलाश में देश के हर कोने तक जाते हैं, जहाँ भी उन्हें काम मिल जाए, जो भी छोटा मोटा काम मिल जाए। उन्हें लगता है यहाँ घर पे, गांव पे बैठे हैं, उससे अच्छा वहीं जाके बैठेंगे, 10,000 कमाएंगे तो 5,000 में रहेंगे, खाएंगे, 5,000 घर भेज देंगे। तो आज बिहार के लाखों युवा, देश का कोई भी कोना आप उठा लीजिएगा, लद्दाख चले जाइए, से कन्याकुमारी चले जाइए, उधर मणिपुर चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आपको बिहार का व्यक्ति मिल जाएगा। पूरे देश का भार इस वक्त उनके ऊपर है, उनके ऊपर है। और ये विडंबना है, वो वैसे काम करते हैं जो शायद वहाँ के लोग नहीं करना चाहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम, कूली का काम, पीएन का काम, क्या क्या काम नहीं करते हैं। और उसके बाद भी मैं वही कहता हूँ, ये लोग नहीं समझते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वहाँ के, वो लोकल नहीं करेंगे वो काम। 8,000, 10,000 रुपये में वो काम कर रहे हैं। एक एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं, 10 दिन में सोते हैं, 10 रात में सोते हैं। आपको याद होगा कोविड में क्या हुआ था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट होता है कि एक ही कमरे में 8 लोग रहते हैं, 4 दिन में सो रहे थे, 4 रात में सो रहे थे। कोविड आई और काम बंद हो गया तो 8 लोग का समझ में नहीं आ रहा था कैसे रहेंगे, तो इसीलिए सबसे बड़ा पलायन हुआ था मजदूरों का। तो वैसे आधे आधे दिन रह रहे हैं, उसी रूम में खाना बनाते हैं, उसी में सब सोते हैं। वैसे कंडीशन में रहने के बाद भी उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जिस प्रकार की बातें सुननी पड़ती है, मेरे ख्याल से बहुत दयनीय है। और उस प्रदेश से आने वाले हर नेता को ये सोचना चाहिए कि कहाँ पहुँचा दिया है हमने, किस जगह पे, कि आज ये हालत है इस राज्य की। इस हालत का जिम्मेदार तो हर एक वो रहा जो कुर्सी पर बैठा वहाँ पर। लेकिन हम जब अभी बिहार में चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे जब पूरे देश में, तो बिहार हम लोग गए, मतलब आउटर से आउटर एरिया तक हम पहुँचे। स्थिति आज भी ऐसी है कि वहाँ को लोगों के, जो हम रोज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है दिल्ली में या आपके रांची में, लोगों को पता ही नहीं उसका नाम। तो अभी जो बिहार में देख के आया, 2019 में भी यही हाल था जब मैं गया, 2024 में भी यही हाल, इस बिहार को बदलने में कितना वक्त लग जाएगा अगर सही तरीके से भी काम हो जाए? तो वक्त तो लगेगा, लेकिन बदलना संभव भी है। किसी भी राज्य को बदलना संभव है।
और अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे रिसेंट पास्ट में भी कि बहुत सारे स्टेट्स एकदम टर्न अराउंड हुए हैं, एक कोई सही व्यक्ति मिल गया है तो, एक सही लीडर मिल गया है तो। इनफैक्ट बिहार भी आप देखेंगे 2005 से 2010 के बीच तो लग रहा था कि अब एक बहुत मैसिव चेंज आने वाला है, जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने और बहुत काम हुआ, सड़कों पे काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पे काम हुआ, सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे आए, तो लगा कि बिहार उस रास्ते पे। कहीं भी देखिए बहुत एक तरह से साइंटिफिक मेथड है किसी को जगह को बदलने का। एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस घटाना है, इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंस बढ़ेगा, सर्विसेज इंडस्ट्री पे डिपेंडेंस बढ़ेगा, छोटे छोटे आईटी पार्क्स खुलने स्टार्ट होंगे, लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट होगा, पैसे आएंगे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो लोग वहीं पे खर्च करेंगे, तो और भी लोग उस इकोनॉमी में पैसे रोटेट होंगे। बहुत सिंपल फंडा है, लेकिन इशू है एक विल पावर का, मेरे ख्याल से इंटेंशन का। बाहुबलियों के हाथ से छीनना पड़ेगा पहले। सबसे बड़ा किसी भी स्टेट का डेवलप होने का सबसे पहला अगर इनफैक्ट ज़रूरी फैक्टर है तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। जब तक किसी जगह का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, कोई भी इंडस्ट्री बिजनेसमैन क्यों आएगा वहाँ पे? अगर किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल को मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाता हूँ और मेरे से यहाँ पे कोई रंगदारी मांगने नहीं आएगा, जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं है कोई क्यों लगाएगा? अभी मेरे को पता है कि मैं आज इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, कल को 4 लोग आ गए, भाई यहाँ पे इंडस्ट्री लगा, मेरे को रंगदारी दो, तो बोलेगा मैं यहाँ पे क्यों लगाऊं, मैं तमिलनाडु में लगा लेता हूँ, मैं गुजरात में लगा लेता हूँ। गवर्नमेंट को वो कॉन्फिडेंस देना कि ये यहाँ पे लॉ का रूल है, रूल ऑफ लॉ है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो, वो कॉन्फिडेंस आने लगता है, तभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं, लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। अभी कोई भी जो बिहार में नहीं रहता है, जिस प्रकार की इमेज बनी हुई है, आप किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को जो बाहर वाला है उसको बोलेंगे जाओ बिहार में प्रैक्टिस करोगे, सोचने में पड़ जाएगा। बिल्कुल, शायद उतनी बुरी वहां स्थिति है भी नहीं। एक्चुअली ऐसा थोड़ी है कि पटना में दिन रात लूटपाट ही होती, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो इमेज एक बना हुआ है, उस इमेज को तोड़ने में बहुत समय लगता है। इमेज को तोड़ने में वक्त लगेगा। बिल्कुल। अब आते हैं थोड़ा लालू प्रसाद यादव पर। 900 करोड़ का चारा खाया किसने कहा? ये तो कोर्ट ने भी कह दिया, कन्विक्ट हुए वो लालू कन्विक्ट हुए, जेल की सजा काटी, परोल पर बाहर है स्वास्थ्य कारणों से। नहीं, कल तो अंबानी जी की शादी में जा रहे हैं। ये भी एक तरह का माहौल ही है मेरे ख्याल से कि कोई चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो बैठकों में जा रहे हैं, तो पता नहीं, लेकिन ठीक है, अब कोर्ट के निर्णय का सम्मान है, परोल पे बाहर है, सबको पता है और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो अब तो कोई बोल भी नहीं सकता। पहले तो सब कहते थे कि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो तो हम तो है ही नहीं भाई, हमने तो किया ही नहीं है, वो तो किसी पता नहीं कहाँ है पैसा, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। लालू तो ये भी नहीं बोल सकते, वो तो कन्विक्ट हो गए कि भाई चारा आपने खाया। लेकिन थोड़ा दर्शकों को समझाएगा चारा घोटाला क्या कैसे हुआ है? तो चारा घोटाला में क्या हुआ कि जैसे पशुपालन विभाग होता है, अब पशुपालन विभाग का अपना बजट है, अब उस बजट में बहुत सारी चीज़ें आनी है, जैसे पशुओं का जो चारा होता है उसके लिए पैसा आना है, पशुओं की जो देख रेख है, उसका मेडिसिन है, उसके प्रजनन की विधि है, पशु ही है, उसका शेड है, पूरा प्रोसेस। और एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रहा है बिहार, तो पशुपालन विभाग का अपना एक बजट होता है। अब 1996 में क्या हुआ, 1996-97 में कि बहुत अक्सर ये दिखने लगा कि बिहार में कई बार ना वेतनमान ही लोगों को नहीं मिल रहे थे, और ये बहुत अक्सर कॉमन होने लगा था कि शिक्षकों का वेतनमान नहीं मिल रहा है, क्लर्क्स का वेतनमान नहीं मिल रहा है, इंजीनियर्स का वेतन कहीं रुका हुआ है कि 6 महीने, कोई 4 महीने ऐसे करके। तो उस समय एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, वीएस दुबे, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा कि यार हम लोग कुछ बड़ा काम भी नहीं कर रहे डेवलपमेंट का, वेतन तक नहीं दे पा रहे, ऐसा पैसा जा कहाँ रहा है, राइट? तो उन्होंने थोड़ा टैली करना स्टार्ट किया कि क्या एक्सपेंसेस है सारे डिपार्टमेंट के। तो उनको पशुपालन विभाग में थोड़ा सा गड़बड़ कुछ दिखा, तो उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को उन्होंने एक फैक्स भेजा कि यार अपने अपने यहाँ थोड़ा पशुपालन विभाग का एक्सपेंसेस चेक करो। तो सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स अपने अपने पशुपालन विभाग का चेक करने लगे। उसमें अमित खरे साहब चाईबासा के डीएम हुआ करते थे, अभी पीएमओ में है, काफ़ी अपराइट ऑफिसर। उन्होंने चाईबासा ट्रेजरी पे रेड डाली और वहाँ से उन्होंने देखा कि जो पशुपालन विभाग का खर्च है वो 5 गुना है उसके बजट से, और ना सिर्फ खर्च 5 गुना है बल्कि उसके सारे बिल्स वाउचर सारे जाली हैं, है ना। स्कूटर का नंबर डाल दिया है और उस पर लिखा हुआ है कि इससे गाइड हो रहे हैं। तो भाई पूछा स्कूटर से गाय कैसे ढोते हो तुम यार? अब यही सिचुएशन बाकी सारे जिलों में भी दिखने को मिली जब वहाँ रेड्स पड़े, दुमका में और बाकी जिलों में। तो समझ में आने लगा कि कुछ बहुत बड़ा घोटाला है।
फिर उसकी जांच होने लगी, पता चला कि 900 करोड़ का घोटाला है। घोटाले में बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा, मीडिया अटेंशन आने लगा, तो लालू ने आनन फानन में एक वन मैन कमेटी बना दी कि इसकी जांच की जाए। जिस वन मैन कमेटी को हेड करने को दिया, उसी का नाम फिर आने लगा चारे घोटाले में। तो सबने बोला ये तो आई वॉश है यार। तो और भी हल्ला हुआ, तो कोई चारा नहीं बचा, तो सीबीआई को ट्रांसफ़र करना पड़ा केस। तो सीबीआई आ गई उसमें। सीबीआई आई, फिर जोगिंदर सिंह उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत हार्ड स्टांस लिया। कहानी है कि कैसे गुजराल पीएम थे और गुजराल को लालू ने कन्विंस किया कि मेरे खिलाफ थोड़ा धीमा किया जाइए, और गुजराल ने भी कोशिश की, क्योंकि गुजराल को लालू चुनाव लड़वा चुके थे पटना से, फिर राज्यसभा भेज चुके थे, तो उनका कर्ज था उन पर। लेकिन जोगिंदर सिंह गुजराल की भी नहीं सुनने वाले थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आपको मुझे ऐसे कुछ ऑर्डर देने हैं धीमा जाने का, तो आप मुझे लिखित में दीजिए, नहीं तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं माने, और तब तक ये बहुत बड़ा हो चुका था। बहुत सारे लोग इसमें चार्जशीट हुए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जगन्नाथ मिश्र से लेके उसमें के सेक्रेटरी से लेके बहुत सारे लोग, एक झारखंड के सेक्रेटरी सजल चक्रवर्ती से लेके बहुत सारे लोग, बहुतों को सज़ा हुई। और उस समय के लिए 900 करोड़ रुपए घोटाला तो मतलब किसी ने सुना नहीं था, सोचा नहीं था। उस समय तो 5-10 करोड़ को सुन लेता था, तो यार 97 की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल क्या बड़ी चीज़ होती थी। 900 करोड़, आधे लोग तो जीरो नहीं काउंट कर पाते थे कि 900 करोड़ मतलब कहाँ जाएगा। तो और फिर लालू कन्विक्ट लालू प्रसाद यादव होते हैं। फिर उसके बाद अब एक नया स्कैम आरोप, नौकरी के बदले ज़मीन, तेजस्वी यादव। अभी जांच चल रही है, आरोप लगे हैं, सुनवाई हो रही है लगातार। लगता है कि कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप सुशील मोदी जी की किताब है, बेचारे अब नहीं रहे, लालू लीला, पढ़िएगा। उन्होंने पूरे किताब में सिर्फ यही कंपाइल किया है कि किस किस जमीन को किस नौकरी के बदले लालू जी के परिवार को किसने भेंट किया और कहां कहां पे। वो पूरी 100-125 पन्नों की किताब होगी, उसमें यही कंपाइलेशन ही है। पूरा जमीन के मापी से लेके किस साल में ट्रांसफर हुआ, लालू के किस परिवार वाले को हुआ और उसको कौन सी नौकरी दी गई। इससे ज्यादा हार्ड एविडेंस और क्या चाहिए। 1994 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए रामाश्रय प्रसाद यादव। जैसे वो अध्यक्ष बने, उसके कुछ दिनों बाद दानापुर में उनकी एक जमीन थी, तो उन्होंने अपनी जमीन बेच दी 2 लोगों को, एक मोहम्मद शमीम और एक शायद राकेश कुमार। उन्होंने जमीन बेच दी दोनों लोगों को। कुछ दिनों बाद इन दोनों ने वो जमीन ट्रांसफर कर दी गिफ्ट में लालू के परिवार को। उसके कुछ दिनों बाद इन दोनों व्यक्तियों को वहां पे एमएलसी बना दिया जाता है बिहार में। तो ये लैंड फॉर जॉब्स, हम तो कहते हैं कि जब लालू रेल मंत्री थे तब हुआ, लेकिन जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है जमीन लेने का फेवर के बदले, ये बहुत पहले से चला जा रहा है। 94 से मतलब एविडेंसेस हैं कि वो कब से ज़मीन लेते रहे लोगों की। ज़मीन पे तो बात आगे झारखंड की भी होगी, क्योंकि ज़मीन और झारखंड और सोरेन भी छोड़ते हैं, लेकिन बिहार ख़त्म करते हैं। सिवान और शहाबुद्दीन मतलब एक दूसरे का पर्याय कहे गए। शहाबुद्दीन नहीं है अब, लगता है कि अभी भी शहाबुद्दीन के परिवार का सिवान में पूरा रुतबा है। अब मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि दोनों दौर को कंपेयर कीजिएगा, शहाबुद्दीन। हाँ बिल्कुल। तो 90 के दशक में अगर आप देखेंगे तो सिवान में शहाबुद्दीन वहाँ का राजा था, लिटरल राजा। तो शहाबुद्दीन की तस्वीरें लगी होती थी सारे दुकानों में कि शहाबुद्दीन के हम समर्थक हैं, सेवक हैं। किसी और पार्टी का झंडा नहीं लग सकता था पूरे सिवान में। शहाबुद्दीन हर कुछ डिसाइड करते थे। जैसे किसी में 2 में विवाद हुआ तो शहाबुद्दीन डिसाइड करेंगे, शहाबुद्दीन के पास जाएंगे और उन्होंने जो बोल दिया तो बोल दिया, फैसला दे दिया। तो जैसे कोर्ट्स में पीआईएल दाखिल होते, शहाबुद्दीन के यहाँ पीआईएल दाखिल होते थे, उनका फैसला अंतिम माना जाता था और उनके फैसले के विरुद्ध आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आप गए तो आप अपना समझ लीजिए। तो वो फाइनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। शहाबुद्दीन डॉक्टर की फीस तय करते थे, सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस कितना होगा वो तय करते थे। सिवान में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था कि जो शहाबुद्दीन ना चाहे या जिसके बारे में उन्होंने नहीं बोला हो। डीएमएसपी मतलब उनके आप स्टाफ की तरह मान लीजिए ना, क्यों हैं, अपने लिए हैं अपना बस। और जिस प्रकार की दुर्दांत घटनाएं उस दौर में हुई है शहाबुद्दीन की, चाहे वो
जो चंद्रशेखर की हत्या है ना, जो बहुत बड़े एक लेफ्ट विंग के नेता थे, चाहे फिर आप चंदा बाबू के बेटों की हत्या देख लीजिए, तो इतने दुर्दांत उस समय अपराध हुए हैं कि सिवान में और कुछ संभव ही नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ वो राज था। और 2005 तक जब शहाबुद्दीन गिरफ्तार हुए, तब तक आपको याद होगा बहुत सारी घटनाएं हैं। शहाबुद्दीन जब गिरफ्तार भी हुए तो सिवान का एक जेल का पूरा फ्लोर उनको दे दिया गया, और उस जेल के फ्लोर पे ही फिर वो अपने पंचायत लगाते थे। मतलब वही हाल था जो अतीक और मुख्तार का यूपी में। उससे ज़्यादा बड़ा मैं बोलूँगा, अतीक और मुख्तार दुर्दांत अपराधी बिल्कुल थे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मैं और कंपेयर करता हूँ शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन के यहाँ जब लास्ट में रेड हुई और शहाबुद्दीन के यहाँ पुलिस गई, उनके एक व्यक्ति पे था इल्ज़ाम मर्डर का, और जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे पुलिस गई तो शहाबुद्दीन ने जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने गया उसे झापड़ मार दिया, और उस समय वो लोग वापस, बाकी पुलिस वालों को भी पीटा गया, वो लोग वापस हो गए। फिर ये लोग रीइंफोर्समेंट लेके गए, संजीव कुमार मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर का नाम था। रीइंफोर्समेंट लेके गए और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। उस गोलीबारी में 2 पुलिस वाले मारे गए, पुलिस की जीपें जला दी गई, शहाबुद्दीन के कुछ लोग मारे गए, शहाबुद्दीन फरार हो गया। और उसके बाद शहाबुद्दीन ने पब्लिकली घोषणा की, उस समय के वहाँ का एसपी था बच्चू सिंह मीना, राजस्थान का रहने वाला, तो उसने कहा कि बच्चू सिंह मीना को अगर राजस्थान तक भी ढूंढना पड़े तो मैं ढूंढूंगा, लेकिन मैं उसे मारूंगा ज़रूर। उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया। आतंक था। और जब उस पर घर पे फाइनली रेड पड़ी शहाबुद्दीन के, तो उसके घर से लेज़र गाइडेड गन्स निकले, नाइट विजन गॉगल्स निकले, और जो गन्स निकली उस पर मुहर था पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। और उस समय के डीजीपी थे डीपी ओझा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में फॉर्मली लिखा कि शहाबुद्दीन वाज एन आईएसआई एजेंट। उसके घर से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आर्म्स निकले। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा 2005 में कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एमपी, आप एमपी होते हुए, एक सिविलियन होते हुए, आपके पास वो हथियार कैसे हो सकते हैं जो प्रतिबंधित है आम लोगों के रखने के लिए? वो सिर्फ सेना के पास हो सकते हैं, जैसे लेजर गाइडेड गन्स, नाइट विजन गॉगल्स, सब सिर्फ सेना अधिकृत है रखने के लिए। तो आपके पास है कैसे? ये संभव ही नहीं। तो जब आप वो सब देखेंगे तो मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन अलग लेवल का था। लालू जी की कृपा थी बहुत ज़्यादा। तो शहाबुद्दीन का पूरा संरक्षण जो था वो लालू जी से आता था। और आप, एक फ़ोन कॉल लीक हुआ था कुछ सालों पहले, लालू जी जेल में थे मेरे को लगता है, तो शहाबुद्दीन को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि देखा ना वो बहुत परेशान कर रहा था, ओकरा तनी देख लिया। तो शहाबुद्दीन बोलते हैं कि चिंता ना करिए, ओकर काम हो जाई। तो और ये लीक हुआ था ये फ़ोन कॉल। तो लालू जेल में भी तो शहाबुद्दीन को ही कॉल करते थे कि थोड़ा देख लेना उसको, बहुत परेशान कर रहा है। अब एक और नाम, 2 कहानियाँ और 2 किरदार दिखते हैं एक ही व्यक्ति के, पप्पू यादव। एक कहानी जो दिखती है आज के सोशल मीडिया के दौर में, रील और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और कहाँ उसमें खबरों में, और एक कहानी बहुत और पॉपुलर होती है कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। अभी दरअसल सांसद बन के आए, जब शपथ ले रहे थे तो किरण रिजिजू साहब ने कुछ बोल दिया, तो उन्होंने कहा हमको सिखाएंगे आप, 6 बार हम सांसद बन के आ चुके हैं। तब उस पर बहस ट्विटर पर शुरू हो गई। तो कुछ लोग, और फिर डॉक्टरों को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर पप्पू यादव ने कुछ बातें कही, ट्वीट किया। तो लोगों ने कहा हम बताएं कि क्यों आप डॉक्टरों की सैलरी फिक्स करवाना चाह रहे हैं। तो पप्पू यादव की कहानी क्या है बिहार? और अभी भी अब क्या हुआ है ना, बहुत सारे बाहुबली, क्योंकि अब उतना संभव नहीं है उतना ओपनली वो बाहुबल दिखाना और वो सब करना, तो बहुत सारे बाहुबली अब जनसेवक के अवतार में, ठीक है, आम व्यक्ति के अवतार में है। लेकिन जब आप इन्हीं लोगों का स्वरूप देखेंगे 90 के दशक का, तो बहुत अलग था। यही पप्पू यादव 1990 में पहली बार जीत कर आते हैं निर्दलीय विधायक के रूप में सिंहेश्वर स्थान से। और यही पप्पू यादव, उस समय इनका आतंक था पूर्णिया में। ये जो डॉक्टर की फीस वाला बता रहे हैं ना, उस समय भी यही करते थे। बताइए, आप एक लोकतांत्रिक देश में, ओपन इकोनॉमी में, आप कौन होते हैं डॉक्टर की फीस तय करने वाले? आप बोलेंगे कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। यार, आप गरीबों के मसीहा, आप ये देखिए ना, मैं डॉक्टर की फीस तय कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 300 रुपये लेगा, जो अच्छा डॉक्टर होगा वो रुकेगा क्या? तो
वो आप अपना बाहुबल दिखा रहे हैं, वो आप किसी की भलाई नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों की फीस तय करना, सिनेमा हॉल का टिकट का प्राइस तय कर देना, ये तय कर देना कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स कब होंगे वो तय कर देना, कोई भी अगर उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो उन्हें ठीक कर देना, सीधा कर देना, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? और यही व्यक्ति हैं जिनके कहानियाँ आप सुनेंगे। सबसे पहली बार जब शरद यादव चुनाव जीत कर आए थे 1991 में मधेपुरा से, तो ये जेल से फरार होके उनके विक्ट्री प्रोसेशन का जीप चला के ले गए थे, है ना? यही वो पप्पू यादव है जिन्होंने एक एंटी रिजर्वेशन रैली हो रही थी पटना में और उस पर बसेस जा रही थी अगली जातियों की, उस पर गोलियां चलवाई थी इन्होंने। तो बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। इन्हीं पप्पू यादव ने अजीत सरकार की हत्या करवाई, उस पर कन्विक्ट हुई है। अजीत सरकार जो है ना लेफ्टिस्ट लीडर थे और बहुत रिस्पेक्टेड लेफ्टिस्ट लीडर थे, उस अजीत सरकार की हत्या करवाते हैं, जेल जाते हैं कन्विक्ट होकर, इतने साल जेल में रहते हैं। तो आज ठीक है, पब्लिक ने आपको चुनकर भेजा है तो उस निर्णय का सम्मान है, लेकिन आप अगर कहीं भी ये कहते हैं कि मैं मतलब जनसेवा के लिए, भलाई के लिए, तो नई पीढ़ी को शायद ना पता हो इतिहास, हम लोगों ने तो देखा है। बिल्कुल। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। ज़मीन, सीएम, इस्तीफा, जेल, फिर बाहर निकले, फिर सीएम, क्या रहा है झारखंड, सोरेन परिवार और झारखंड की कुर्सी पर? झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से 2000 में, तो एक बहुत आस थी मेरे ख्याल से कि एक नया राज्य बनेगा और उस राज्य के बनने से जो उस राज्य का हक है जो शायद नहीं मिल पा रहा था वो मिलेगा। क्योंकि बिहार में क्या हो रहा था, यूनिफाइड बिहार में जो सदर्न बिहार था, झारखंड वाला पार्ट, उसकी अनदेखी हो जा रही थी। बड़े स्टेट्स में होता है, एक रीजन की अनदेखी हो जाती है। आप देखेंगे वहाँ से हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो बिहार सरकार के मंत्री होते थे वहाँ से मंत्री भी कम होते थे, फंड्स का भी आप डिवोल्यूशन देखेंगे, एक तरह से वो नज़रअंदाज हो जाता था। पटना सेंटर होता था नॉर्थ बिहार का, सारा गवर्नमेंट वहाँ से रन हो रहा है। रांची की भी थोड़ी सी अनदेखी हो जाती थी। शुरुआत के दिनों में रांची को समर कैपिटल बोलते थे, थोड़े बहुत राजकाज वहाँ से भी होता था, धीरे धीरे वो भी बंद हो गया था। तो लगता था कि झारखंड अलग बनेगा तो यहाँ के लोगों को हक मिलेगा, इस राज्य को अपना हक मिलेगा। उसी कारण से उत्तराखंड भी अलग हुआ, छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, तीनों एक साथ करीब करीब हुए। लेकिन मेरे ख्याल से इन तीनों राज्यों में, और जनरली और भी देखता हूं मैं, तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई राज रहा तो झारखंड रहा। एक तो राजनीतिक अस्थिरता रही शुरुआत से लेकर आज तक। एक सरकार अभी तक रही है जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, रघुवर दास जी की सरकार, और एक भी सरकार नहीं रही है पिछले 24 वर्षों में। लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही, लगातार इतने घोटाले आए जिसमें इतने बड़े बड़े लोग जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए। देश का पहला राज्य है जहां एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया, है ना? नहीं, वो तो बना दिया गया, उसके पीछे क्या स्कैम हुआ देखे आप। लेकिन आप सोचिए, कोई उसके होने के पहले कोई सोचता नहीं था। आप भी मानते हैं मधु कोड़ा इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया, स्कैम करना था कांग्रेस? नहीं, स्कैम करना था इसलिए नहीं, लेकिन बीजेपी को जैसे बाहर रखना था, आपसी गठजोड़ था, सरकार में आना था। और क्या होता है ना, किसी भी राज्य का जैसे शुरुआती फॉर्मेशन हुआ, राजनीतिक अस्थिरता हुई, तो क्या हुआ, कोई भी जब एमएलए बनकर आने लगा तो उसे एक ये था कि यार कितने दिन के लिए एमएलए हूं पता नहीं, और एक मेरे को लगता है कल्चर डेवलप हो गया जिसमें एक दूसरे को देखकर भी करप्शन बढ़ता है। ऊपर से नेतृत्व से भी देखेंगे और आसपास भी देखेंगे, तो मेरे ख्याल से कल्चर ऑफ करप्शन डेवलप हो गया। तो अब जितने बड़े बड़े नेता थे शुरू में, सब करीब करीब जेल गए। मधु कोड़ा सीएम बने, फिर वो भी जेल गए। हेमंत सोरेन भी जेल जा चुके हैं। तो लगातार, और ऐसे कई सारे मंत्री हैं जिनका, बंधु तिर्की, इनोस इक्का, कितने सारे नाम हैं जो बड़े बड़े नेता थे, मंत्री बने फिर जेल गए। तो एक तरह से कल्चर ऑफ करप्शन डेवलप हो गया। और कोई भी जब नेता बन के आने लगा, एमएलए बन के आने लगा, मंत्री बन के आने लगा, तो उसका टारगेट यही हो गया कि भाई जितने दिन भी हैं कमा लो इसमें। तो एक जो राज्य में स्टेक होता है उसके डेवलपमेंट का, कि मेरा राज्य है, मेरी एक जिम्मेदारी है, इसके बारे में बात करनी है, इसे सुधारना है, इसे अच्छा करना है, ये डिस्कोर्स ही डेवलप नहीं हुआ। ये डिस्कोर्स ही नहीं आप देखेंगे। वो ज़्यादा व्यक्तिगत हो गया, पावर में रहना इंपॉर्टेंट हो गया, कि किस तरह से ज़्यादा दिन सत्ता में रह सकते हैं, मंत्री पद पे रह सकते हैं, वो व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वो सारी चीज़ें शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। यही वजह रहा कि चंपई सर उन पर भरोसा नहीं था, बस बैठा दिया था कि जब तक अंदर। बिल्कुल, वो तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे।
और हेमंत सोरेन सबसे पहले कल्पना सोरेन को बनाना चाहते थे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री, लेकिन अंदर खाने से विरोध हुई कुछ लोगों की, उनके परिवार से ही विरोध हुआ। भाभी ने विरोध कैसे विरोध किया, बाद में पार्टी भी छोड़ दी। तो विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत थोड़ा मामला बहुत क्रिटिकल है, मैं खुद जेल जा रहा हूं। तो उन्होंने सेफ्टी में क्या कहा, चंपाई सोरेन को उन्होंने बना दिया मुख्यमंत्री कि एक दूसरे आदिवासी व्यक्ति को मैं बना रहा हूं भरोसा करके। लेकिन देखिए आपने क्या हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। वो चाहते थे कोई एक ऐसा व्यक्ति रहे जो मेरे इशारे पे चलता रहे जब तक मैं चाहूं, जब इशारा करूं तो हट जाए। लेकिन एक दूसरे मुख्यमंत्री भी जेल में है, वो तो किसी को बना भी नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। उनको डर है कि मेरे इशारे पे हटेगा नहीं, फिर बाद में जो बन जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को अपना चंपाई सोरेन नहीं मिल रहे। उन्होंने तो भाई मुख्यमंत्री भी छीन लिया सिसोदिया से। दिक्कत यही है कि अरविंद केजरीवाल, और मेरे ख्याल से मेरी ये रीडिंग है, वो भी चाहते हैं अपनी पत्नी को बनाना, लेकिन उन्हें पता है कि पत्नी को बनाएंगे तो शायद विद्रोह हो कुछ खानों से। अब दूसरा, उनको चंपाई सोरेन मिल नहीं रहा है कि कौन वो चंपाई सोरेन को जो बन भी जाए और उनकी बात मानते भी रहे। उन्हें खतरा है, उन्हें दिखता है कि आतिशी को बना दिया या सौरभ भारद्वाज को बना दिया या जितने भी उनके मंत्री हैं, किसी को भी बनाया तो उन्हें पता है सब पढ़े लिखे हैं, कल को हो सकता है पलट जाए। तो पावर ना होता ही है कि शायद आने के पहले बहुत अच्छी सोच रही होगी उनकी, और शुरुआत में आप उनके स्पीचेस को सुन लीजिए कि मैं मुख्यमंत्री कोई कुर्सी के लिए नहीं बना हूँ, कोई पावर के लिए नहीं बना हूँ, है ना, मैं अच्छा काम करने के लिए बना हूँ, बदलाव के लिए बना हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से कई केस में पावर बदल देता है इंसान को। इतने साल कुर्सी पे रहने के बाद कुर्सी उसे करप्ट कर देती है, और शायद इस केस में भी वही हुआ है। लोग तो ये कह रहे हैं चलिए सौरभ और आतिशी को तो एक बार सोच भी सकते हैं, गौरव संजय सिंह और चड्ढा साहब को तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। कह रहे सबसे ज़्यादा डर वहीं से इनको। मेरे ख्याल से इन सबसे उनको डर होना चाहिए, और जायज़ है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा भी समझ रखता है, वो क्यों किसी के इशारों पे नाचेगा। और बहुत ऑब्वियस है कि कल को उसमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो थोड़े दिन शायद इनकी सुन भी ले, फिर तो अपने मन की करेगा ही, बिल्कुल पता है उनको। और अरविंद केजरीवाल पार्टी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या लगता नहीं परेशान किया जा रहा है ईडी सीबीआई से, जो आरोप लगाते हैं विरोधी कि मोदी जी कहते हैं कि जाओ आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, इसको देखने के लिए आपको ये फिर देखना होगा कि ये जितने भी आरोप है थोड़ा उसकी बारीकियों में जाने होंगे, कोर्ट के जजमेंट्स में जाने होंगे, है ना, कि जो चार्जशीट फाइल की उस पर जानी होगी कि क्या आरोप लगा है, डिटेल्स क्या है उसके। कई बार हम जनरली बस रेटरिक्स पे चले जाते हैं। तो आप इन किसी भी केस में, चाहे हेमंत सोरेन के केस में देख लें, आप अरविंद केजरीवाल के केस में देखें, आप चार्जशीट्स देखें ना, सिंपल चार्जशीट में क्या कहा गया है, अरविंद केजरीवाल को किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है, कि भाई वो एज अ सीएम नहीं, एज अ कन्वीनर ऑफ पार्टी जिसको 100 करोड़ रुपए है ना दारू घोटाले के एवज में दी गई है, उस पार्टी का मुखिया आप है, तो आप सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। और उसका ट्रेल भी स्टैब्लिश्ड है, तो ट्रेल स्टैब्लिश्ड है तो आपको उसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी, बताना होगा कि 100 करोड़ आपने क्यों लिए भाई। अब इनका आर्गुमेंट रहता है कि 100 करोड़ रुपए कहाँ है, वो मिल नहीं रहा है। यार, कोई भी ऐसे दिखा के थोड़ी रखता है, ये कोई लॉजिक हुआ कि वो पैसा का है। अगर ट्रेल स्टैब्लिश हो गया तो हो गया ना। फिर आपने उस पैसे का क्या किया कौन जानता है। आप लोग कहते हैं कि आपने गोवा इलेक्शंस में उसका इस्तेमाल किया है, तो आप उसकी जब चार्जशीट के डिटेल्स में जाएंगे, कोर्ट के जजमेंट्स पे जाएंगे, है ना अभी भी अंदर। अभी जमानत मिली ईडी वाले मामले में तो सीबीआई ने पकड़ रखा है, ठीक है। तो लेकिन क्या लगता नहीं कि आप लोगों को डर नहीं लग रहा है उनसे कि एक कांग्रेस तो ठीक है नहीं, कांग्रेस आपने दबा रखी थी अभी तक, भले इस सीट में 99 आ गई, आप लोगों के सामने एक चेहरा खड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल होना चाहिए। विपक्ष में अच्छा लगेगा कोई अच्छा व्यक्ति अगर आए, और जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता के रूप में भाषण देते थे तो पूरे देश को अच्छा लगता था कि विपक्ष में कोई खड़ा होके इतना अच्छा भाषण दे रहा है। या जब सुषमा स्वराज या अरुण जेटली खड़े होते थे विपक्ष के बेंचेस से भी, तो बहुत अच्छा लगता था उनको सुन के कि देश में विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो सरकार को अपने टोज पे रखते हैं, कि सरकार कोई दमनकारी नीति नहीं अपना सकती है। बहुत अच्छा लगेगा। आज राहुल गांधी के भाषणों को सुनकर हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। नहीं आ रहा था, आज के विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है। बोल तो रहा हूं कि उनके भाषणों को सुनकर डिसअपॉइंटमेंट होता है। वो यही सिर्फ नैरेटिव बोल सकते हैं। आप बात कीजिए ना, मान लीजिए अभी लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में तो बिल्स आते हैं, बिल्स पे डिस्कशन हो सकता है। जितने भी बिल्स आते हैं, चाहे जो भी बिल्स आ रहे हैं, चाहे इकोनॉमी के बिल्स आ रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के बिल्स आ रहे हैं, एजुकेशन पे बिल्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, नीट पे ही हो रहा है, उन मुद्दों पे भी जो एक्चुअल मुद्दे हैं
उसके मेरिट्स पे बात कीजिए, डिटेल्स पे बात कीजिए ना। तो ये सब नैरेटिव जिसका कोई और छोर नहीं है। तो एक्चुअली होना चाहिए विपक्ष में नेता जिनको सुन के अच्छा लगे, जिनको सुन के लगे वाह क्या आर्गुमेंट दिया है, भले ही हम उनके विरोधी हों। 99 सीट ले आए तब भी आप लोग नहीं मान रहे राहुल को भी नेता। हम कोई नेता मानने वाले उन्हें होते नहीं है, वो तो उनकी पार्टी है जो उनको नेता बना देगी। नेता प्रतिपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष में ऑफिशियल पोजीशन है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं, नाम नहीं लेते हैं, वो एक्चुअली एक कहानी सुनाते हैं बालक बुद्धि कह के, मामला वहाँ शांत हो जाता है। कांग्रेस को लग जाती है मिर्ची, कांग्रेस ने कहा कि हमारे को बोला है, फिर वो कहते हैं कि बालक बुद्धि बोलने वाला बैल बुद्धि है। हालांकि वो लोग फ़ोटो बाकायदा मेंशन करते हैं कि नरेंद्र मोदी की, मोदी जी ने मेंशन नहीं किया नाम। राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कभी भी नहीं लेंगे। कभी शहजादे कह देंगे, कभी बालक बुद्धि कह देंगे, कभी युवराज कह देंगे। शहजादा तो अच्छा शब्द है और युवराज भी अच्छा शब्द है। हाँ। बालक बुद्धि न्यूट्रल हो सकता है या हाँ थोड़ा सा पता नहीं मुझे, मतलब इस पे कमेंट में नहीं कर सकता। लेकिन ये बताइए, नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस ने जोड़ क्यों दिया? कांग्रेस खुद भी लगता है समझ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है, कांग्रेस ने अज्यूम कर लिया। तो ये तो कांग्रेस जाने कि, और जब पप्पू ही बोलते हैं तो कोई बोलता तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस खुद ही मान लेती है कि उन्हीं को बोल रहे हैं। तो शायद उनके गठबंधन के एक नेता का बयान है कि हमने 99 सीटें जीत ली कांग्रेस ने, अब राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं कहेगा। ये शायद शरद पवार ने बोला था कि अब राहुल गांधी की जो छवि पप्पू की बना रखी तो नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले तो जो 99 सीट की बात करते हैं, ये कांग्रेस का थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस है आज तक का। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत भयंकर परफॉर्मेंस है कांग्रेस का, तो थर्ड वर्स्ट पे कोई ऐसे खुश कैसे हो सकता है? 99 सीट आ गए हैं, मतलब आप बेयरली नेता प्रतिपक्ष आपका हो गया है खुशनसीबी से। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी एक स्टेट में 35 सीट लेके आ गई। अब पूरा अपने आप को पैन इंडिया पार्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले खुशी की इसमें क्या बात है 99 सीट ला रहे हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया मेरे ख्याल से। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जीत है शायद बीजेपी की, कि वो एक नैरेटिव ऐसा सेट हो गया था 400 वाला, कि अब ये लोग मतलब इसी बात से खुश हैं कि बीजेपी 400 नहीं लेके आई। ये नहीं देख रहे कि तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री की कब सरकार बनी थी? 62 नेहरू जी के समय, वही लास्ट 62। और कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बना रहा है अपने दम पर, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो लोग खुश इस बात से है ना कि आप फैजाबाद हार गए, अयोध्या हार गए। हो सकते हैं खुश, और ऐसे छोटी छोटी खुशियां मेरे ख्याल से मिलते रहनी चाहिए उन्हें। लोकतंत्र है, बदलते रहते हैं डिसीजंस लोगों के। कुछ राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ जहाँ हो सकता था, उत्तर प्रदेश उनमें से एक है, और पूरी पार्टी ये जानती है और उस पर काम हो रही है। और मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है बीजेपी की। आप देखेंगे कि जब भी किसी प्रकार का सेटबैक लगता है या किसी प्रकार का कहीं भी लगता है यहाँ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, तो दुगनी एनर्जी से लगती है पार्टी। लेकिन अयोध्या हार चुभी तो होगी ना आप लोग को? कोई भी सीट हारने पे बुरी लगती है, और वो सीट तो विशेष था क्योंकि एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इतना बड़ा, मतलब 500 वर्षों का इतिहास बदला गया उस केंद्र से, तो बिल्कुल लगता है। कोई भी कैसे कहेगा कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। इसलिए बैड परफॉर्मेंस हुआ, योगी जी मोदी जी की बन नहीं रही थी। ये कंजेक्चर्स का कोई एंड नहीं है। देखिए अभी वही, अगर यूपी में अच्छे रिजल्ट आ जाते तो नैरेटिव होता है दोनों की बहुत अच्छी बन रही है। नहीं, केजरीवाल साहब कह रहे थे ये बात। केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं। तो इन नैरेटिव्स का कोई एंड नहीं है किसी भी पार्टी में। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे और बुरे रिजल्ट्स आते रहेंगे, और बीजेपी की खूबसूरती ही यही है। अभी आप देखेंगे अगली बार यूपी इलेक्शंस में हमारी फिर से अगर सरकार बन जाती है, तब क्या कहेंगे? दोनों की अच्छी बन रही है। मतलब अपना अच्छा ना हो पाए, दूसरे का बुरा दिखाने की कोशिश है। अब आ जाते हैं फिर से एक बार बिहार पर। तेजस्वी यादव भविष्य के नेता के तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से भी बेहतर है। दूसरी तरफ एक और चेहरा है, चिराग पासवान। आपको हंसी क्यों आई तेजस्वी यादव इसके चेहरे? राहुल गांधी से भी बेहतर है। मैं कंपैरिजन देख रहा हूँ कि मतलब वाह, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ चिराग भी है। हाँ। आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत ये छोटा सेट हम लोग ले रहे हैं। हम सिर्फ तेजस्वी और राहुल गांधी और चिराग को ही क्यों कंपेयर कर रहे? बिहार में बहुत हैं,
बहुत छोटे छोटे स्तर पे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी से और कोई नहीं होगा ना, आरजेडी से तो एक ही चेहरा होना है। नहीं, अक्सर क्या होता है कि हम जो बड़े नाम होते हैं, और बड़े नाम इसलिए नहीं क्योंकि बड़े एक्चुअली हैं, क्योंकि उनके पिता बड़े थे, तो उन नामों को हम बहुत तवज्जो दे देते हैं, और हम भी ये गलत करते हैं। आरजेडी में ही आप देखेंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे नेता होंगे, और अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने लोकसभाओं में जीत कर आए हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, पढ़े लिखे नेता भी हैं, पढ़े लिखे नेता भी हैं, तो उनकी हमें बात करनी चाहिए, और ये सेट को हमें बढ़ाना चाहिए। बस हमें इस सेट को रेस्ट्रिक्ट कर देना कि लालू मुख्यमंत्री थे तो उनके दो बेटे, तो उनके दो बेटे फ्यूचर के नेता हो गए, तो रामविलास पासवान थे तो उनका एक बेटा, नीतीश जी का बेटा तो है नहीं पॉलिटिक्स में, तो 3 ही नेता बचे। ऐसे थोड़ी होता है, ये पॉलिटिक्स को डिससर्विस है हम लोग जब इस प्रकार से ना अज्यूम कर लेते हैं कि जो बड़े नेता हैं फिर उन्हीं के बेटे अगली पीढ़ी के नेता बन गए। कोई हम लोग राजघराना थोड़ी चला रहे हैं, लोकतंत्र है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको उनके मेरिट पे करना चाहिए। अगर कोई भी बोले कि तेजस्वी यादव हमारे नेता है तो पूछना चाहिए क्यों हमारे नेता है, 2 कारण बताइए, क्या किया है आज तक उन्होंने ऐसा कि जो हमारे नेता है, उनकी क्या अकम्प्लिशमेंट रही है। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने सींच के अपने दम पर जीता होता, वहां कुछ काम किया होता, किसी पॉलिसी पे काम किया होता, किसी बहुत अच्छी पढ़ाई करी होती, 2-4 साल कहीं सर्व किया होता, वो नौकरी छोड़ दिए होते, बोलते मैं देश सेवा के लिए वापस आ गया हूं। क्या किया उन्होंने, उठे खड़े हुए, 8वीं 9वीं फेल हुए, फिर कहीं मन किया तो क्रिकेट खेल लिए, फिर पापा ने विधायकी का चुनाव लड़वा दिया तो विधायक बन गए, तो उप मुख्यमंत्री पापा ने बनवा दिया तो उप मुख्यमंत्री बन गए, तो पापा ने फिर पार्टी का कार्यकारी बना दिया तो कार्यकारी बन गए। आपने क्या किया? और वो भी छोड़ दीजिए कि आपको स्टेट अगर चलाना है तो किसी भी पॉलिसी मैटर पे आप डिस्कस करके दिखा दीजिए 10 मिनट। इकोनॉमी पे आप 10 मिनट बात कीजिए कि कैसे इकोनॉमी को सुधारने वाले हैं अगले 10 सालों में, एकदम ओपन। कहीं भी आप 10 मिनट सिर्फ इकोनॉमी में बात कर लेंगे तो हम मेरी अगली 4 पीढ़ी आपको वोट देगी। एजुकेशन में बात करके दिखा दीजिए, हेल्थ पे बात करके दिखा दीजिए कि अगले 10 वर्षों में क्या करना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि कोई फ्यूचर नेता है, भले हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन मैं तो हमेशा विरोध करूंगा इस प्रकार के नेता। फ्यूचर की बात, तेज प्रताप यादव को मानते नेता अभी वाले? और जैसे आपने वो राहुल गांधी और तेजस्वी को कंपेयर किया, मैं उसमें भी ये दोनों कंपेयर करना चाहूँगा। भाई तो अगर तेजस्वी को फ्यूचर नेता मान रहे तो तेज प्रताप को क्यों नहीं? उसमें क्या कमी है? वो भी हो सकता है, उनको ही बनाइए ना। तो ठीक है, जब वही मानना है तो दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं लगता। अच्छा, लालू परिवार से भी बात हो रही तो एक मुझे कहानी याद आ गई, शायद आप को भी याद होगी, कि एक अधिकारी थे जिनके पास अच्छी गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी। लालू प्रसाद यादव के विधायक ने वो गाड़ी ले ली कि घूम के आ रहे, फिर वो ढूंढते रह गए, मिली नहीं। कुछ दिन बाद लालू जी के यहाँ पहुँचे कि लालू जी गाड़ी है, पता लगा वहीं खड़ी थी, 3 लाख दे के लेना पड़ा। ये क्या कहानी थी? हाँ बिल्कुल, ये कहानी है। और पटना के बहुत फेमस डॉक्टर थे, उन्होंने बेचारे ने एक नई गाड़ी खरीदी, और एक विधायक थे लालू जी के, आए, बोले कि डॉक्टर साहब सुना आपने नई गाड़ी खरीदी, तो थोड़ा टेस्ट ड्राइव करने के लिए दीजिए हमें। तो विधायक जी टेस्ट ड्राइव करने के लिए ले गए गाड़ी। अब गाड़ी ले गए, अब डॉक्टर साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी गाड़ी। इंतज़ार करते करते शाम हो गया। डॉक्टर साहब का बेटा पुलिस में था, शायद बेटा या दामाद, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, कहा कि यार गाड़ी अभी तक आई नहीं है। तो उन्होंने भी बहुत पता करने की कोशिश की, नहीं मिली। दूसरे दिन फिर उन्होंने सबसे पूछा, तो सबने कहा कि यार ऐसे नहीं होगा, उसका कंप्लेन लालू जी से करिए, तभी अब कुछ हो सकता है, पुलिस क्या करेगी इसमें। तो बेचारे बोले सुबह सुबह दूसरे दिन लालू जी के यहाँ गए कि चलते उन्हीं के पास कंप्लेन करने, और उनके आवास पे घुस रहे थे तो देखे पोर्टिको में अपनी गाड़ी लगी। तो अपनी गाड़ी देख के बोले कि लालू जी तो हमारी गाड़ी है। तो लालू जी ने कहा अरे वो सब ले आया होगा, कुछ आपस में ले दे के इसको ख़त्म कर लीजिए। तो अपनी गाड़ी, वो फिर 3 लाख रुपए दिए और अपनी गाड़ी लेके गए वहाँ से। अपनी गाड़ी के लिए 3 लाख? अरे बिहार में है आप, लालू जी के बिहार में। जैसे बोलते हैं ना मुस्कुराइए आप लखनऊ में, बस लालू जी के बिहार में हैं आप। अब आते हैं यूपी पे। तेजस्वी की चर्चा हो गई, राहुल की हो गई, अखिलेश यादव नो डाउट परफॉर्मेंस सल्यूट करने वाला है उनको तो इस वक्त, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ते हैं, जीत मिलती है, तारीफ बनती। ठीक है, वो नाराज़गी रही जो भी रहा वोटर्स की बीजेपी से। अखिलेश यादव यहाँ से एक अलग तरीके से उत्तर प्रदेश में नेता बन के दिखेंगे
या फिर गठबंधन था इसलिए सीट आ गई? दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो आपको इलेक्टोरली अगर बोलते हैं, इलेक्टोरली आप डेटा वाइज जाएंगे तो आप देखेंगे दो तीन फैक्टर्स रहे हैं क्यों वो सीट जीत पाए हैं। एक तो बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, कुछ विशेष नैरेटिव्स बने रूरल एरियाज में जिनसे कुछ विशेष जातियों का वर्गों का वोट नहीं मिला बीजेपी को। सबसे बड़ा नैरेटिव जो बना कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना और इससे मेरे ख्याल से डैमेज हुआ। उसको पार्टी शायद ग्राउंड लेवल पे उस तरह से टैकल नहीं कर पाई जैसा हो सकता था। तो इस तरह के कुछ नैरेटिव्स बने। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बना सपा का और कांग्रेस का, तो कई सीटों पे वोट ट्रांसफर हो पाया जो पिछली बार आपको विधानसभा चुनाव में इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे नहीं दिखा। तो आप देखेंगे उस वोट ट्रांसफर के कारण भी बहुत सीटों पे मार्जिनली ये लोग सीट जीत पाए। तो उनको देना पड़ेगा आपको कि इन्होंने जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। खुशी की बात है मेरे ख्याल से, अगेन अच्छा कर रहे हैं, अगर एक सशक्त विपक्ष के नेता के तौर पर उभर रहे हैं। किसी भी स्टेट में वो यूनिपोलर नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेट ऐसा होना चाहिए जहां दोनों पक्ष और विपक्ष में बहुत मजबूत नेता हो, और तब जाके वहां के जो डेवलपमेंट के नैरेटिव्स होंगे वो बहुत अच्छे बन के निकल के आएंगे। तो मेरे ख्याल से खुशी की बात है, अखिलेश जी अगर और अच्छा करें, अखिलेश जी और सशक्त होके सही मुद्दों पे बात करें, बस उस रास्ते पे ना जाए जो उनके पिताजी का रास्ता था। मेरे ख्याल से जब समाजवाद बोलते हैं तो सच में समाजवाद के प्रिंसिपल्स पे काम करें। समाजवाद के प्रिंसिपल्स किसी एक जाति एक वर्ग के लिए नहीं होता है, वो कोई भी जो पिछड़ गया है उसके लिए होता है, और उसको आगे लाने की बात करते हैं। वो नहीं करे जो बिहार में हुआ है, किसी विशेष जाति का किसी विशेष वर्ग का नेता ना बने, सबके नेता बने, अच्छे मुद्दों पे बात करें, युवा है, पढ़े लिखे हैं। लोहिया का समाजवाद हो, मुलायम सिंह यादव का नहीं। एग्जैक्टली, मुलायम सिंह यादव और लालू का समाजवाद ना हो, कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद हो, लोहिया का हो, तो खुशी की बात होगी। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया पे बात कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ पे। 17 फिर 22, 17 में कहा गया कि चलिए केंद्र का भी बड़ा योगदान था इसलिए इतनी सीटें आ गई, चुनाव जीत गए। 22 तो नो डाउट यूपी ने आंख मूंद कर योगी आदित्यनाथ को चुना। लगता है कि अभी यूपी में उन्हीं का राज आगे भी रहने वाला है। अभी इलेक्शंस थोड़ा दूर है, तो ऐसे मैं ब्लैंकेट वे में कह दूं कि जीत जाएंगे हार जाएंगे बड़ा मुश्किल है, और इलेक्शन के नैरेटिव्स बहुत क्लोज टू इलेक्शन सेट होते हैं। लेकिन नो डाउट अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन वाइज देखेंगे आज की डेट में, लॉ एंड ऑर्डर वाइज आप देख लें, जो एक नैरेटिव बना है। पहले आप यूपी बिहार को एक साथ इक्वेट करते थे, 10 वर्ष पहले चले जाइए आप, बात होगी तो यूपी बिहार का तो कोई भगवान ही मान लॉ एंड ऑर्डर का। अभी वो नहीं होता है। अभी बोलते यूपी में तो भाई बाबा है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो टाइट है, कोई भी मतलब गुंडा कुछ ये नहीं कर सकता। दैट इज़ अ वेरी मतलब ऑब्वियस काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। इनफैक्ट सबसे पहला काम किसी भी स्टेट में आप जो कर सकते हैं, पिछड़े से पिछड़े राज्य में, लॉ एंड ऑर्डर एंड बेसिक कम्युनिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, बिजली, पानी, इतना ही दे देंगे ना तो बाकी काम प्राइवेट सेक्टर अपने आप कर लेता है। सरकार को इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्राइवेट सेक्टर अपने आप टेक ऑफ कर लेता है, बोलता है बाकी हम देख लेंगे, आप बस हमें लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक कम्युनिटीज़ दे दीजिए। तो मेरे ख्याल से उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये थोड़े दिन और होते रहेगा ना, आप देखिएगा तो यूपी अपनी एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी लिख देगा। ये अगर कंटिन्यूड रहा तो बहुत पॉजिटिव साइंस मेरे को लगता है यूपी के लिए। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स एक दो मैंने देखे इकोनॉमिकली ऑल्सो। एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलाइजेशन लाना कि एक प्रोडक्ट वहाँ से निकल के आए, वहाँ की खासियत हो, उससे कितने रोजगार डेवलप होंगे सोचिए आप, लोकल लोगों के। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स। बतौर नेता दिखता है कि दिल्ली तक का सफर तय होगा भविष्य में। बहुत आगे की बात है, बट वो एक बहुत अच्छे नेता बनकर उभरे हैं और बहुत कम टाइम में। जब 17 में मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, सबको शक था कि इतना इनएक्सपीरियंस्ड है ना। उसके पहले सांसद रहे थे लेकिन कोई मिनिस्टीरियल पोजीशन पे भी नहीं रहे थे, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जो अपने आप में एक देश है, 22-24 करोड़ के प्रदेश जो है। दुनिया में कई देश छोटे हैं इससे, कई देश क्या मुश्किल से लगता है 4-5 देश बड़े होंगे इससे, है ना। तो इतना बड़ा देश है अपने आप में, और उसका मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया मेरे ख्याल से, और वो दाद उनको देनी पड़ेगी आपको, जिस प्रकार से प्रूव किया, लोगों का कॉन्फिडेंस मिला। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आज अब
ठीक है, हम लोग पॉलिटिशियंस हैं तो हो सकता है हम उनकी बड़ाई जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन अब जनरल यूपी में आप लोग रिपोर्टर्स, आप लोग जाते हैं, हम देखते हैं, नॉर्मल बात कीजिए ना। कोई व्यक्ति ये तो कम से कम नहीं बोलेगा कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा है। देखिए यहाँ पर ये नहीं है, केवल यूपी ही नहीं, मैं कई राज्यों में पिछले 5-7 साल में चुनाव कवर कर चुका हूँ, लोकसभा 2-2 कवर कर लिया। मतलब एक चीज़, वो गुजरात तक की मैं बात बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। और लोगों ने तो इनफैक्ट यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी, जब तक मोदी जी उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए उस पद पर। तो लोगों ने यहाँ तक बातें कही। तो नो डाउट जो आप कह रहे हैं वो एक आप राजनेता के तौर पर कह रहे हैं, मैं आम लोगों की बात कह रहा हूँ। लेकिन सांसद, 5 बार सांसद, फिर उसके बाद एमएलसी बन के मुख्यमंत्री, फिर पहली बार विधायक बन गए 2022 में, एक चीज़ नहीं बदला उनमें, बोलने की शैली और भाषा, काम करने का स्टाइल। बिल्कुल, वो अग्रेशन था शुरू से उनमें, और उनकी पहचान रही है, मेरे ख्याल से बदलना भी नहीं चाहिए। वो एक तरह का अग्रेशन, और जिस बेल्ट से भी आते हैं, और जिस प्रकार की प्रतिद्वंदिता वहाँ पे थी, और जिस प्रकार का कंपटीशन उन्होंने वहाँ पे झेला है और सरवाइव किया है उस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से वो नेचुरली उससे आता है। आज वही मुख्तार सारी दिखिए, है ना, तो दिन दिन की बात है। दिन की बात है। और योगी आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं बन गए वो। बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल से बने। उनका स्ट्रगल देखना पड़ेगा हमें, ऐसे बस कि ठीक है डायरेक्ट सीएम बन गया, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल किया है पहले। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र पे थोड़ा बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे पे अक्सर मेरी, कोई भी गेस्ट आता है, मुझे उद्धव ठाकरे से पे बात करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। आप लोग क्यों इतनी बड़ी पार्टी को महाराष्ट्र में छोड़ के चले आए? ठीक है, मैनेज कर सकते थे आप लोग, बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो चीज़ हो जानी चाहिए थी उस वक्त। इस पे आप बहुत क्लियर, आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स आए अमित शाह जी के, देवेंद्र फडणवीस जी के, पूरे कॉन्वर्सेशंस का डिटेल्स उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंटली दिया है। किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि इलेक्शन के पहले तक साफ साफ बात थी कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी से ही बनेगा। आप मोदी जी का पोस्टर लगा के हर जगह चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के बीजेपी का नाम यूज़ करते हैं गठबंधन के तौर पर, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आप पलट जाते हैं, कहते हैं अब मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत पलटना होता है, नियम वसूल थोड़े कम होते हैं, बट इतने भी कम नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से। और वहाँ पे हो सकता है, मुझे लगता है कि वो ओवर एम्बिशियस हो गए उद्धव ठाकरे, बहुत ओवर एम्बिशियस हो गए। और एज अ पार्टी मुझे लगता है वो राइट स्टैंड था, क्योंकि जो वादे तो वादे हैं भाई, शब्द तो शब्द हैं। जो बात हो गई है, जो डिसाइडेड है, उस पर चेंज नहीं होना चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। और ओवर एम्बिशन में अपनी पार्टी को ले डूबे वो, शायद मुझे लगता है ओवर उस पर कॉन्फिडेंस में, या फिर विरोध में उतर आए वो एक तरीके से हिंदुत्व हाँ तो किए ना, अभी 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 देखिए हिंदुत्व के विरोध में उद्धव ठाकरे। सो जस्ट बीजेपी को पीछे करने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए उन्होंने एक ऐसे साइड से हाथ मिला लिया जिसका पूरी जिंदगी उन्होंने और उनके पिता ने विरोध किया। शिवसेना का पूरा गठन ही हुआ हिंदुत्व के लिए, है ना, हिंदू हितों के लिए। और हिंदू हृदय सम्राट बोले जाते हैं ना बाला साहब ठाकरे, उनका बेटा, जिन्होंने कांग्रेस को, बाला साहब ने क्या क्या नहीं कहा, उनके आपको शब्द याद होंगे कि कांग्रेस की गोद में अगर कोई जाके बैठता है तो उनका बेटा अगर जाके कांग्रेस से हाथ मिला रहा है, उनका जो कोर वोटर बैंक है वो तक खुश नहीं था इससे। तभी तो शिंदे टूटे। क्यों खुश रहेगा? जो पूरी पार्टी का बेस है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर है, कल को वही जाके कांग्रेस से हाथ मिला रही है, एनसीपी से हाथ मिला ले रही है और हिंदू हितों के अगेंस्ट बात कर रही है, राम मंदिर के विरोध में बात कर रही है, तो उस पार्टी का वोटर बैंक भी कैसे रहेगा? तो मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकली भी गलत डिसीजन था उनका, इमोशनली भी गलत डिसीजन था, हर तरीके से गलत डिसीजन था। बाद में इनफैक्ट वो बात आई, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि बाद में उन्होंने कहा कि जब पार्टी टूट रही थी तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन एक बार जो व्यक्ति ऐसे धोखा दे चुका है उसका विश्वास करना फिर मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन लगता है कि गलतियां सुधारी जा सकती हैं भविष्य में। ये तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उसमें तो मुझे कोई दो मत नहीं है। चलिए जी, बंगाल, ममता का बंगाल मैं कहूँगा, क्योंकि केंद्र की पकड़ तो मुझे ढीली नज़र आती है। मुस्लिम राष्ट्र तक बनाने की मांग हो रही है कि भैया ये बंगाल नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र बंगाल है, कुछ दिन बांग्लादेश में ना मिल जाए। बहुत दयनीय हालत है बंगाल की, और हम लोगों को जितना उस पर बात करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, जितना
इस पर डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस पर विरोध होना चाहिए। जिस रास्ते पे वो है, क्या होता है ना, बहुत बार हम आम लोगों की तरह आजकल की ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन नहीं देखते हैं, तो लगता है अरे कोई ऐसा बहुत चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा दूरदर्शी बनना पड़ेगा। पाकिस्तान कोई एक दिन में नहीं बना था कि वो 14 अगस्त को अचानक से पाकिस्तान बन गया। उसकी बीज 10 साल पहले बो दी गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे 7 साल पहले था, उसकी डिमांड 10 साल पहले से शुरू हो गई थी। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सोशल चेंज जो दिख रहा है, और खासकर डेमोग्राफिक चेंज, जिस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है वहाँ पे मुस्लिमों की, वो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक टाइम बॉम्ब है। वो ये आप सोच नहीं रहे कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमें दिखते हैं तो लगता है अच्छा वहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ नहीं होगा, मेरे घर में नहीं होगा। आप देखिए कलकत्ता में वहाँ के वोटरों को कार्यालय में पनाह लेनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज उन्होंने वोट दे दिया बीजेपी को। वो कार्यकर्ता भी नहीं है, बेचारे वोटर है, सोसाइटी है जिसके लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी को। वो सोसाइटी के लोग डर से मारे से पूरी सोसाइटी में छुप के बैठे हुए हैं। कौन सा लोकतंत्र है ये? बहुत दयनीय स्थिति। और जो लोग भी इसको लेफ्ट के नाम पे, इंटेलेक्चुअल के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं, बंगाल के लिए मुझे बहुत डर है आगे आने वाले दिनों के लिए। डर वो हर पूरे देशवासी को है, और इसीलिए बड़ी उम्मीद है हमें शाह जी से। पकड़ ढीली है क्या बंगाल पे? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको देखना होगा दो चीज़ों को। आप स्टेट में जैसे सब लोग बोलते हैं 356 लगा देना चाहिए, है ना, वो सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। 356 आपने 6 महीने के लिए लगा दिया, फिर से चुनाव तो कराएंगे, लोकतंत्र है ना, फिर से चुनाव होंगे, फिर से वही इलेक्टोरल वायलेंस होगा। तो जब तक आम व्यक्ति नहीं समझ रहा है इस चीज को और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो बंगाल में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक ममता कर रही है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है उनको, जिनके सपोर्ट से वो सरकार चल रही है, उन लोगों का सपोर्ट है। तो जब तक आम व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि मेरे को लॉन्ग टर्म थोड़ा सा देखना होगा कि मेरे को 5-10 सालों में बहुत मुश्किल होने वाली है, अगर इसमें इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ और इस चीज़ को इंकरेज कर रहा हूँ, टीएमसी को अगर मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, तो 10 साल में स्टेट का हाल पता नहीं कैसा हो जाएगा। वो व्यक्ति जब तक सामने नहीं आएगा, वो व्यक्ति जब तक इस चीज़ से डिसइल्यूजन नहीं होगा टीएमसी से, तब तक वो चेंज नहीं आ सकता है। 356 लगा देंगे, फिर वही पार्टियां, सारे वही लोग हल्ला करेंगे कि केंद्र सरकार का ये तो 356 का दुरुपयोग है। मुस्लिमों के विरोधी है बीजेपी, मोदी, शाह। क्यों? योगी क्यों? आरोप आप ही लोग पे लगते हैं। नहीं, बहुत क्लियर प्रिंसिपल आपको देखना पड़ेगा बीजेपी का और बाकी पार्टियों का, कांग्रेस, टीएमसी, बाकी पार्टियों के स्टांस में माइनॉरिटीज को लेके। बीजेपी बोलती है मैं धर्मनिरपेक्ष पार्टी हूं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी को भी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कुछ भी, मैं इक्वली ट्रीट करूंगा। आप कोई भी है, मैं आऊंगा तो एकदम सेम ट्रीटमेंट होगा, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस का, आरजेडी का, टीएमसी का क्या कहना है कि मुस्लिमों का पहला हक है हमारे संसाधन पे, फर्स्ट प्रेफरेंस। ये दोनों का प्रिंसिपल में अंतर है। तो विरोधी कोई नहीं है, और मैं इस स्टांस को सही मानता हूं, क्योंकि जो हमारा देश का संविधान है, जो इस देश की पूरी संरचना है, वो इसी धर्मनिरपेक्षता पे बनी है कि किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देना है एक दूसरे के ऊपर। जब आप प्रेफरेंस देने लगते हैं तो फिर मुस्लिम्स को क्यों, बुद्धिस्ट को क्यों नहीं, जैन्स को क्यों, तो और छोटे हैं, पारसी को कर दीजिए, सिख को कर दीजिए। क्यों भाई? वो इलेक्टोरली उतना बड़ा नहीं है इसलिए, ये 15% है इसलिए। बिल्कुल, प्रेफरेंस की बात आई तो लगातार 14 से बात हो रही सबका साथ सबका विकास, लेकिन 24 के रिजल्ट ने थोड़ा सा आँख खोली है। उसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका जितना साथ उसका उतना विकास पे क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो प्रिंसिपल नहीं है। फिर से वो प्रिंसिपल है कभी भी बीजेपी का, धर्मनिरपेक्षता का। और कोई भी स्कीम आती है, पीएम आवास है, आयुष्मान योजना है, जल नल योजना है, वो जो भी व्यक्ति इकोनॉमिकली उस श्रेणी में आएगा उसको मिलेगा, किसी जाति से है, किसी धर्म से है। अब इसका जब डेटा उठा के हम देखने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि जो ज़्यादा बेनिफिशियरीज आते हैं वो विशेषकर उन समुदायों से आ रहे हैं जिनमें ज़्यादा इसकी पकड़ है, ज़्यादा आपस में चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से ग्राउंड पे सॉल्व करने की ज़रूरत है। उसके लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उसमें हमें आपको आगे आना होगा।
हमें आपको सबको उन स्कीम्स को सही जगहों तक पहुंचाना, उनका लाभ दिलवाना, वो हमारा काम है। या जो भी राजनेता है या छोटे नेता है जो ज़मीन पर काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन सबका काम है। कोई भी सरकार कभी किसी के विरोध में या पक्ष में काम करे, दोनों गलत है। ये बात इसलिए कि जिसका जितना साथ उसका उतना विकास। कई खबरें आई, कई फेक खबरें भी उसके आधार पर चली, लेकिन एक खबर आई काशी से। 1.5 लाख का मार्जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का था। एक मोहल्ला जहां पर लगभग 500 से 600 राशन कार्ड पहुंचते हैं, सब सुविधाएं पहुंचती हैं, कॉलोनियाँ पहुंचती हैं, आवास पहुंचता है, 8 वोट मिले। दुखद है, लेकिन फिर से लोकतंत्र है। फिर भी अगर कोई स्कीम वहां आएगी तो देंगे। कहां से कितने वोट मिल रहे हैं, अगर इसको डिटरमाइन करके अगर स्कीम्स वहां पहुंचने लगे तो देश टूट जाएगा। और फिर से मैं कह रहा हूं, दोनों पक्ष नहीं करेंगे, ना उसके विरुद्ध काम करेंगे, ना उनको स्पेशल प्रेफरेंस देके काम करेंगे। प्रिंसिपल वही है। आप लोग चिंता जता रहे हैं देश टूट जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं केरोसिन फैला हुआ है, वो तो चिंता नहीं कर रहे। क्या फैला हुआ है? केरोसिन पूरे देश में फैला, बस माचिस जलानी। वो मेरे ख्याल से वो अपने लिए बोल रहे होंगे, क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी इस प्रकार के भाषण और जितने भी इस प्रकार के कमेंट्स आते रहे हैं चुनावों में, आप देख लीजिए, खासकर हिंदुओं के विरुद्ध, वो किस पार्टी से और किस तबके से आए। चाहे वो आप साउथ से देख लीजिए, स्टालिन से शुरू कीजिए, आप खड़गे जी के बेटे से देखिए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप राहुल गांधी तक चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए। तो आप बताइए ना, हिंदू हिंसक होता है? नहीं। फिर इतना सब सुनने के बाद भी, इतनी गालियां सुनने के बाद भी, स्टालिन ने क्या क्या नहीं कहा, खड़गे के बेटे ने क्या क्या नहीं कहा, और फिर भी हम सिर्फ वाद विवाद और तर्कों से इसका बहस करते हैं। यही दिखलाता है कि हिंदू हिंसक नहीं होता है। इतना बड़ा देश जिसका 80% आबादी हिंदू है, और इतनी सामंजस्य से, इतने समन्वय से ये पूरा देश चलता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप उसी देश में हिंदुओं को गाली इतनी देते हैं, इतनी गाली देते हैं, सुबह शाम उठते जागते गालियां दे रहे हैं, वो फिर भी बेचारा सुन रहा है, उसमें से कुछ आपको वोट भी दे रहा है। बिल्कुल। अब वक्त खत्म करने का आ गया, लेकिन अगर 2 नामों की ना चर्चा हो पॉडकास्ट में तो फिर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त देश की राजनीति का सबसे अहम हिस्सा है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पर अब भी भरोसा है लोगों का कि 5 साल निभा ले जाएंगे। नीतीश बाबू पे नहीं है। आपको क्या लग रहा है? बड़े जब नीतीश जी की अभी जब ये सरकार फिर से बन के आई और नीतीश जी ने उसको समर्थन दिया, बिहार में बड़े नए नए भोजपुरी गाने बन के आए नीतीश जी पर। और एक वो भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंड बड़ा टिपिकल है कि उसमें वो एकदम आज अगर कोई टॉपिक हुआ तो कल तक उस पर गाना आ जाएगा। वो डाटा महंगा हुआ जियो का, अगले दिन गाना था। पहले ऑडियो जारी कर देते हैं, बाद में वीडियो आता है। तो नीतीश जी पे बहुत सारे गाने आए उसमें, और कुछ कुछ गाने तो इतने हास्यास्पद होते हैं, तो बहुत सारे इतने मीम्स है। मुझे याद है 2 दिन तक और कुछ मीम ही नहीं दिख रहा था मुझे नीतीश जी के बारे में छोड़ के, और हर एक मीम को जो आप देखेंगे तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से नीतीश जी शायद इस बार वो ना हो। थोड़ा सा मुझे क्यों चेंज लगा, और मुझे क्यों ये लग रहा है, आप देखेंगे पूरे लोकसभा के भाषणों को देखिए नीतीश जी के, वो जहां भी जा रहे थे हंसते हुए ही कह रहे थे, और बड़े मजाकिया अंदाज में हर जगह वो इस स्टेटमेंट को रिपीट करते कि वो पिछला बार थोड़ा 2 बार गलती हो गया है, लेकिन अब नहीं ना होगा, तो अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे। और ये हर जगह जाके बोलना और एक्सेप्ट करना कि गलती हो गई है, नहीं करेंगे, मान लीजिए। फिर जैसे सरकार बनने की भी बात आई, जब कमेंट्स आने लगे कि स्पीकर का पद चाह रहे हैं, केसी त्यागी ने बयान दिया कि जो भी स्पीकर का उम्मीदवार होगा हम बिना शर्त समर्थन देंगे। मंत्री पद की भी जो बात आई, तो जो भी जितना भी मंत्री पद उनको मिला स्मूथली चला। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी अब समझ चुके हैं कि उनको रिटायर होना है ग्रेसफुली, और समझ चुके हैं कि अब अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इतिहास के पन्नों में वो बहुत अपना जितना किया धारा उसको लूज कर जाएंगे। और उन्हें लगता है कि मोदी जी के साथ रह के कम से कम अपने आखिरी टर्म में बहुत ग्रेसफुली रिटायर कर सकते हैं, कुछ अच्छा करते हुए। तो अब मेरे ख्याल से वो रिस्क को नहीं लेंगे। लेकिन एक सपना उन्होंने पहले दिन से देखा, जब मुख्यमंत्री बने, जब नेता बने, विशेष राज्य बिहार को बनाना है। लगता है कि इस सरकार में उनका सपना पूरा हो जाएगा।
तो ये थोड़ा इसके टेक्निकलिटीज़ में थोड़ा जाना होगा। अब विशेष राज्य जो देखेंगे, जो सब विशेष राज्य प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत आया, विशेष राज्य के लिए एक जो कैटेगरी डिफाइन की गई थी वो ये था कि या तो वो पहाड़ी राज्य होना चाहिए या तो उसकी सीमा सटी हो, पहाड़ी राज्य और दुर्गम राज्य जो बोलते हैं, और उसकी सीमा सटी हो किसी बाह्य देश से। तो अपना नेपाल से बॉर्डर तो है लेकिन पहाड़ी या दुर्गम राज्य नहीं है, जो बिहार है। बाकी सारे आपको जितने भी स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स दिखेंगे वो सिर्फ इसी क्राइटेरिया पे, उसमें इकोनॉमिक या कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है लेकिन वो दुर्गम है तो स्पेशल स्टेटस है उसको। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स इसी प्रकार से। तो अब टेक्निकली आप देखेंगे तो अगर बिहार मांग रहा है पिछड़ेपन के कारण, फिर दूसरे स्टेट्स को भी देना होगा आपको। मान लीजिए लेट्स से उड़ीसा मांग सकता है, आंध्र प्रदेश भी मांग रहा है, चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, और इसलिए आप देखेंगे 2014 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें स्पेशल स्टेटस का वर्ड तब से हटने लगा है। अब स्पेशल स्टेटस स्टेट्स नहीं बोलते हैं, उसका एक कुछ और टर्मिनोलॉजी आ गया है मेरे ख्याल से। तो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स में क्या होता है कि जो सेंट्रल फंड्स होते हैं बाकी स्टेट्स में किसी स्कीम के लिए, उसमें 60-40 का रेशियो होता है कि 60 रुपए केंद्र देगी और 40 रुपए राज्य देगी। स्पेशल स्टेटस वाले में 90 रुपए केंद्र देती है और 10 रुपए राज्य देता है। तो वो स्टेटस रखा गया, वो प्रोपोर्शन रखा गया उन स्टेट्स के, लेकिन स्पेशल स्टेटस वाला जो वर्ड था वो फ्रेज हटा दिया गया है तब से। तो टेक्निकली कितना संभव है नहीं संभव है मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली बिहार को ज़रूरत है सेंट्रल असिस्टेंस की ज़्यादा, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि किसी भी पिछड़े राज्य को जो पिछड़ गया है रेस में पीछे, और वो एक राज्य हो सकता है, एक समाज हो सकता है, एक समूह हो सकता है, उसको आपको विशेष हेल्प करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट कितना पूरा हो सकता है नहीं हो सकता है पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत स्पेशल हेल्प नीडेड होगा बिहार को अगर उसे बाकी राज्यों के कंपैरिजन में आगे आना है। चंद्रबाबू नायडू की भी यही मांग है। 5 साल उन पर भरोसा दिख रहा है कि हाँ निकाल ले जाएंगे। पिछली सरकार 14 वाली में भी थे, लेकिन जो कुछ उनके साथ बीच में हुआ उससे नाराजगी थी। चंद्रबाबू नायडू पर आप लोग पूरा कंफर्म है कि ठीक है यार है? क्योंकि देखिए आप वैसे उनका जो पोजीशन आप देखेंगे, ऐसे भी पॉलिटिकली उनके पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत प्रो डेवलपमेंट पार्टी रही है ना। इनफैक्ट आप जो अभी तेलंगाना है, हैदराबाद है, अगर आप किसी को उसके डेवलपमेंट का श्रेय देना चाहेंगे तो आपको चंद्रबाबू नायडू को देना पड़ेगा। आज हैदराबाद जो कुछ भी है, आज अगर एक बैंगलोर के कॉम्पिटिटर के तौर पे वो खड़ा आईटी हब के इंडिया के, तो चंद्रबाबू नायडू के देना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकली बहुत अलाइनमेंट है थॉट प्रोसेस में, तो मुझे लगता है वहाँ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस पूरे चुनाव में आपके एनडीए के पूरे गठबंधन में एक पार्टी, एक नेता ऐसा रहा जिसकी खूब चर्चा इलेक्शन के बाद हुई। 21 सीटें लड़ते हैं विधानसभा में, आंध्रा में 21 जीत जाते हैं। 2 मिली लोकसभा की, 2 की 2 जीत गए। जनसेना, पवन कल्याण सुपरस्टार। उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया कि देश के लिए मोदी ज़रूरी हैं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सरकार में शामिल भी नहीं होऊंगा, मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा। उसके बाद लोगों ने कहा कि विजनरी नेता पवन कल्याण भविष्य में दिख रहे हैं, और फिर मोदी जी का वो बयान, पवन नहीं है आंधी। आपको भी लगता है कि पवन कल्याण भविष्य के नेता हैं? अच्छे लग रहे हैं मुझे। बहुत इतनी जल्दी कमेंट करना किसी पे भी थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाजी होती है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। इस प्रकार के लोग राजनीति में आने चाहिए। मैं पक्षधर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का कि हर तबके से लोग, हर तरीके के इंडस्ट्री से लोग, एक्सपीरियंस के लोग राजनीति में आने चाहिए। डिवर्सिटी आती है, अलग अलग थॉट्स आते हैं। इस प्रकार का जब अलग अलग थॉट्स आता है तो कुछ अच्छा निकल के आता है, अच्छा चर्न होता है। तो वो आए हैं, टीडीपी को और बीजेपी को साथ लाने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी सोच है उनकी, बहुत कमिटेड दिख रहे हैं अभी के टर्म्स में। अगर मैं बोलूँ, जैसे कुछ नेता जो बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री से आते हुए दिखते हैं, मैंने देखा है कि बस वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। उस प्रकार के नेता वो नहीं दिख रहे हैं। वो फील्ड पर गए, लोगों से बात किए और वो जनता में कनेक्ट है, तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे आगे के लिए। आखिरी सवाल, जय फिलिस्तीन बोलेंगे? इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं है। किसी भी, कोई भी ऐसा, और आप इमेजिन कीजिए ना, कोई भी और दूसरे देश का पार्लियामेंट, वह संभव है क्या? यूएस में इतना जो भी वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इतना उनकी दोस्ती है, फिर भी कोई जय इजराइल बोल देगा क्या वहाँ? हेल इजराइल। पार्लियामेंट की अपनी एक मर्यादा होती है, डिफाइंड रूल्स हैं उसके, कि उसके पटल पर क्या क्या इश्यूज रखे जा सकते हैं। बहुत क्लियर रूल्स है। जैसे रूल्स है कि स्टेट के इश्यूज नहीं रखे जा सकते वहाँ पे,
नाम तक आप नहीं ले सकते हैं। क्लियर रूल्स है, ऑफ द रिकॉर्ड हो जाता है वो। तो जब इतना क्लियरली डिफाइंड रूल्स है कि आप किन मुद्दों को वहां पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ओथ में इनफैक्ट बहुत क्लियरली डिफाइंड है, ओथ इस वर्ड से शुरू होगा, इस वर्ड पे खत्म होगा। तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो भी एक दूसरे देश का। प्लस भाई उस देश से आपको इतनी सिंपथी है, हो सकता है बहुत सारे दुनिया के देशों में बहुत सारा गलत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। यूक्रेन रशिया पे भी कुछ बोल दीजिए फिर। नहीं, वैसे आपको केवल फलस्तीन दिख रहा है। क्यों? तो उसका रीजन फिर आप रिलीजन को, आपका कनेक्शन फिलिस्तीन से क्या है? सिर्फ रिलीजन का। तो आपने अपने रिलीजन को अपने देश के संविधान और उसके जो रूल्स है उससे ऊपर रख दिया। मतलब मुस्लिम देशों में कुछ भी होगा तब तो ये फिर जैसे खिलाफत आंदोलन हुआ था अपनी आज़ादी के पहले, उस प्रकार का कुछ हो गया। अफ्रीका में इतनी प्रॉब्लम्स है, आप सोमालिया का इशू पे भी डिस्कस कर लीजिए, फिर जाके सूडान के इशू पे भी बोल दीजिए। लेकिन आपको सिर्फ बोलना है फिलिस्तीन पे क्योंकि वहां पे मुस्लिम आबादी है। तो आपका धर्म देश से बड़ा नहीं हो सकता ना। और अभी देश के संसद में तो इससे ज्यादा तो कुछ। और मेरे ख्याल से उस पर निंदा प्रस्ताव पारित की गई और ऑफ द रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो अब आखिरी सवाल आपकी किताब से, ब्रोकन प्रॉमिसेस, मृत्युंजय शर्मा। और लोग इसके साथ सब टाइटल ये भी लिख रहे हैं ट्विटर पे कि डार्क एरा ऑफ लालू प्रसाद यादव, और लोग कह रहे हैं कि इसके नीचे डार्क एरा ऑफ लालू प्रसाद यादव होता तो और बेहतर था। बाकी हिंदी वर्जन बहुत जल्दी आएगा, लोग पढ़ें क्यों ये बता दीजिए, और क्या खास उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तरह से बिहार का पूरा प्राइमर है। जब से बिहार फॉर्म हुआ 1912 में, बंगाल से अलग होके, उस समय से 90 तक क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए। जैसे बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन हुआ, आज़ादी के बाद किस प्रकार से जमींदारी एबॉलिशन हुआ, ओबीसी असर्शन चालू हुआ, किस प्रकार जेपी आंदोलन हुआ, राम मंदिर मूवमेंट हुआ, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स आए। तो एक प्रकार से उसका प्राइमर है। फिर 90 से 2005 के दशक में, जिस पर अक्सर हम बहुत हल्के टर्म्स में बात कर लेते हैं, कुछ घटनाओं का बस जिक्र कर लेते हैं, सिर्फ वो घटनाएं नहीं लेकिन बल्कि क्या सोशियो पॉलिटिकल चेंज आया, कास्ट डायनेमिक्स में क्या चेंज थे, ग्राउंड पे क्या हो रहा था, क्या डेटा क्या बोलती है, उसको बहुत फैक्चुअली डिस्क्राइब करने की मैंने कोशिश की है। प्राइवेट कास्ट आर्मीज क्यों बने, नरसंहार क्यों हुए, पुलिस का रोल क्या था, ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे। और फिर 2005 के बाद नीतीश आए तो क्या चेंजेस आए, उस पर एक चैप्टर मैंने लिखी है। तो मेरे ख्याल से कोई भी जो सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि शायद हमारे देश को के सोशियो पॉलिटिक्स को समझना चाहता होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहता होगा, वो अगर एक बुक पढ़ता है तो समझ जाएगा मोटा मोटी वो कि सोशियो पॉलिटिक्स क्या है हमारे देश का, हिंदी हार्टलैंड का, बिहार का, कास्ट का मतलब क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे पॉलिटिक्स चलती है। तो वो समझने के लिए शायद कोई भी अगर पढ़ना चाहे। और प्लस इसे मैंने जिस तरीके से लिखने की कोशिश की है वो एक बहुत कहानी का रूप है, वो एक रूप है जिसमें फैक्ट्स को ही प्रस्तुत किया है, बट पढ़ते पढ़ते और सबसे कॉमन फीडबैक मुझे यही मिला है कि मैंने एक बार किताब उठाई तो रख नहीं पाया। तो मेरे ख्याल से वो एक टेस्टिमनी इस चीज़ का कि वो प्रयास सफल रहा है। नहीं, हिंदी वर्जन बता दीजिए, सब पूछेंगे हिंदी वर्जन कब आएगा, हिंदी पाठकों हिंदी वर्जन बहुत जल्द आएगी, लगा हुआ हूँ, और ट्रांसलेशन करीब करीब खत्म हो गई है, बहुत जल्दी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और किताब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जाइए, लीजिए, बेस्ट सेलर में इस वक्त, एकदम बेस्ट सेलर, और पढ़िए। हिंदी वर्जन में बहुत जल्दी आ जाएगा, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा 90 का बिहार और 2005 तक का, 2005 के बाद का बिहार। इसके अलावा मृत्युंजय जी अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग राजनेताओं पर, देश की राजनीति पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद की लगातार इसी तरीके से बातचीत चलती रहेगी, आगे भी भविष्य में इसी तरीके के तमाम और भी बातचीत, पॉडकास्ट, इंटरव्यू और डिबेट्स हम लोग के बीच देखने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनएफ से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अब आपको चर्चा कैसी लगी, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अब आपकी बारी है कि शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत शानदार चर्चा हुई है, कई जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए, और बने रहिए एनएफ न्यूज़ के साथ, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर इसी तरीके से तमाम देश की बड़ी शख्सियत मिलती रहेंगी अलग अलग पॉडकास्ट में। धन्यवाद।